आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंड AS 2 को, जिसको आप बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो कि डील करता है इन्वेंट्रीज को लेकर। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, उस डेफिनेशन के अंदर किस तरीके की इन्वेंट्री को जो है इंक्लूड नहीं किया गया है, जो वो इन्वेंट्री है जो बैलेंस शीट के अंदर आप वैल्यू दिखाते हैं इन्वेंट्री की, वो जो वैल्यूएशन है या मेजरमेंट है उसका क्या मेथड रहने वाला है। जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट्स भी जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उनके ऊपर जो कॉस्ट है उसको एलोकेट कैसे करना है। इसी तरीके से जो आपके मेथड रहने वाले हैं मेजरमेंट के, फीफो हो गया, लीफो हो गया, वेट एंड एवरेज हो गया, वो मेथड जो है किस सिचुएशन में कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है। कई बार क्या होता है कि आपको अपनी बुक्स के अंदर जो इन्वेंट्री की वैल्यू है उसको रिटर्न डाउन करना पड़ता है, तो वो रिटर्न डाउन आप किस सिचुएशन में करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे, और अगर कभी रिवर्सल करना पड़ा तो रिवर्सल के लिए क्या आपको एंट्री करनी पड़ेगी। जब आप इन्वेंट्री को सेल करते हैं तो आपको जो इन्वेंट्री है उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है अपनी बुक्स में, तो वो कैसे करना है। और फाइनली नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आपको क्या डिस्क्लोजर देना है इन्वेंट्री को लेकर। तो ये सारी ही चीज़ों को जो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके ऊपर जो है इंड AS के ऊपर ऑलरेडी जो है मैं एक सीरीज़ जो है वो बना रहा हूँ, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के करके जो है एक प्लेलिस्ट भी मैंने जो है क्रिएट कर दी है, वहीं पर आपको सारी वीडियोज़ ये मिल जाएगी। तो वहाँ पर एक ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन टू इंडियन AS को लेकर, तो वहाँ पर ही आपको सारी वीडियो जो है मिल जाएंगी। और टाइम टू टाइम जो है मैं इंड AS के ऊपर जो है वीडियोज़ भी अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए डिटेल में अपनी इस वीडियो को जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज की डेफिनेशन क्या रहने वाली है। तो जैसा कि आप जानते हैं इन्वेंट्री जो है आपकी बैलेंस शीट का पार्ट होता है, जो कि करंट एसेट की फॉर्म में आता है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं इन्वेंट्रीज जो है आपकी एक एसेट है, और वो जो एसेट होती है वो आपकी रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो सकती है, WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में हो सकती है, या फिर फिनिश गुड्स की फॉर्म में हो सकती है। तो आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें जो एसेट की वैल्यू आती है वो रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड्स, इन तीनों को मिलाकर ही आती है। सपोज करें आपकी इन्वेंट्री की जो वैल्यू है बैलेंस शीट में वो 100 रुपीज़ आ रही होगी, बट जो नोट्स टू अकाउंट्स जहाँ पर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पर आपको सेपरेटली ही बताना पड़ता है कि यहाँ पर रॉ मटेरियल कितने का है। तो सपोज करें रॉ मटेरियल आपका जो है 50 रुपीज़ का है, और इसी तरीके से आपका जो WIP है वो कितने रुपए का है, सपोज 10 रुपीज़ का है, और इसी तरीके से जो FG है वो कितने रुपीज़ की है, सपोज 40 रुपीज़ की है। तो बैलेंस शीट में तो आपको टोटल वैल्यू दिखानी होती है, बट नोट्स टू अकाउंट्स में आपको डिस्क्लोजर में सेपरेटली इन तीनों को ही मेंशन करना पड़ता है। तो इसीलिए तीनों ही की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि तीनों को ही इन्वेंट्री माना गया है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि रॉ मटेरियल क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया है दोस्तों वुड का, वुड के एग्जांपल के साथ जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, जब कोई आप चेयर बनाते हैं जो कि एक फिनिश प्रोडक्ट हो सकता है, उस फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको वुड चाहिए, जो कि रॉ मटेरियल होता है, या आप बोल सकते हैं कच्चा पदार्थ होता है चेयर को बनाने के लिए। तो वुड क्या है, रॉ मटेरियल क्या है। तो रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो देखिए, रॉ मटेरियल को आप क्या करेंगे, जब आपको एक चेयर बनानी होगी तो चेयर बनाने के लिए आपने वुड परचेज़ की होगी, और वो वुड जो आपने परचेज़ की है वो आप कंज्यूम करेंगे इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेयर। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो आप बोल सकते हैं रॉ मटेरियल को आप कंज्यूम करते हैं फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो ये आपका रॉ मटेरियल होता है, कच्चा पदार्थ होता है। तो इसकी इन्वेंट्री आपके पास कितनी है। फर्दर वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब हो गया अनफर्निश्ड चेयर। अगर मैं इस एग्जांपल की बात लेके चलूँ, देखिए जब आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया तो रॉ मटेरियल पे आपने कुछ काम कर लिया होगा, मींस उसकी कटाई कर दी होगी, जो चेयर्स हैं उनकी जो भी लेग्स हैं वो तैयार कर ली होगी, उसकी बॉडी तैयार कर ली होगी। तो इस तरीके से जो आपने वो रॉ मटेरियल परचेज़ किया था, वुड परचेज़ किया था, आपने उसको जो है कन्वर्ट कर दिया होगा, बट कंप्लीटली अभी चेयर नहीं बनाई होगी, तो वो अनफर्निश्ड फॉर्म में होगी। तो इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मींस प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, अभी कंप्लीटली आपने उसको चेयर में कन्वर्ट नहीं किया है। तो ये होता है WIP। अब हम बात कर लेते हैं फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स क्या होता है, फिनिश गुड्स आप बोल सकते हैं, या फिर आप स्टॉक इन ट्रेड भी इसको बोल सकते हैं। तो फिनिश गुड्स का मतलब होता है हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मीन्स जो चीज़ आपने सेल करने के लिए रखी हुई है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मीन्स ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब है जो कि आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस ही है कि आप चेयर बनाते हैं और उसको सेल करते हैं।
तो अब जब आप फिनिश गुड्स बना लेते हैं तो फिनिश गुड्स को ही आप मार्केट के अंदर सेल करते हैं, WIP को सेल नहीं करते हैं, रॉ मटेरियल को सेल नहीं करते हैं। तो फिनिश गुड्स का मतलब हो गया ऐसा गुड्स जो कि आपने अपने बिजनेस के अंदर रखा हुआ है सेल करने के लिए, ऑर्डिनरी कोर्स में सेल करने के लिए। तो इसका एग्जांपल हो गया इस केस में चेयर। तो ये होती है दोस्तों इन्वेंट्री की डेफिनेशन एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जिसके अंदर रॉ मटेरियल आ जाता है जो कि आप कंजम्पशन करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, WIP आ जाता है जो कि आपके प्रोसेस में होता है प्रोडक्शन के, मीन्स सेमी फिनिश गुड्स की फॉर्म में होता है, और फाइनली आपका फिनिश गुड्स होता है जो कि कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप उसको सेल कर देते हैं। तो ये तो हुई डेफिनेशन इन्वेंट्री की। अब हम देख लेते हैं कि इस डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री के अंदर किसको एक्सक्लूड किया गया है, या आप बोल सकते हैं किसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो देखिए इन्वेंट्री के अंदर आपकी हर तरीके की इन्वेंट्री इंक्लूड हो जाएगी, चाहे आप कार बनाते हो उसको सेल करते हो, टीवी बनाते हो उसको सेल करते हो, पेन बनाते हो उसको सेल करते हो। केवल इन 3 चीज़ों को जो है इन्वेंट्री के डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं किया गया है। तो सबसे पहले पहले सबसे आ जाएगा बायोलॉजिकल एसेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। यदि कोई बायोलॉजिकल एसेट है, बायोलॉजिकल एसेट्स का मतलब हो गया लाइव स्टॉक, मतलब जो पशु वगैरह होते हैं, या प्लांट्स जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। इसको एक्सक्लूड करने का पर्पस क्या है, क्योंकि दोस्तों इंड AS 41 है एग्रीकल्चर के नाम से, तो इंड AS 41 एग्रीकल्चर के अंदर ही बताया गया है इसके बारे में, जिसके बारे में इंड AS 2 के बारे में, इसकी इन्वेंट्री के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो इसका जो ट्रीटमेंट किया जाएगा वो इंड AS 41 के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। इसी तरीके से कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट तक, तो एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक जो ट्रीटमेंट किया जाएगा वो इंड AS 41 एग्रीकल्चर के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। तो देखिए एक होता है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट सॉरी, और एक होता है आफ्टर हार्वेस्ट। तो अगर आफ्टर हार्वेस्ट होगा तो उसके ऊपर इंड AS 2 जो है एप्लीकेबल हो जाएगा इन्वेंट्री का, बट एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक जो है इंड AS 41 ही बताएगा। तो एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट का मतलब ये होता है, सपोज करें आपका कोई सेब का बाग है, आप सेब उगाते हैं और उसको सेल करते हैं, तो जब तक ये जो सेब आपके पेड़ के ऊपर लगे हुए हैं तब तक तो ये एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट है। बट जब वो सेब पक जाते हैं और आप उन सेबों को तोड़ लेते हैं इस पेड़ से, और उसके बाद ये गोडाउन में जो है इन गोडाउन में पहुंचा देते हैं, तो जो सेब जब पेड़ से टूट जाते हैं और गोडाउन में पहुंच जाते हैं तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो AS 2 के द्वारा किया जाता है। तो उसके अंदर AS 2 बताता है कि आपको इस इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है। बट जब तक ये सेब आपके पेड़ पर लगे हुए हैं वहाँ तक की जो भी इसकी वैल्यूएशन है या इसका जो भी ट्रीटमेंट है वो इंड AS 41 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और फाइनली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू बी अकाउंटेड एज पर इंड AS 32 इंड AS 109। तो जो इंड AS 32 है, इंड AS 109 है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करता है। जैसे कि क्या हो गया, आपने कोई स्टॉक इन ट्रेड में शेयर्स, डिबेंचर या बॉन्ड्स रखे हुए हैं, तो इनका ट्रीटमेंट भी आपको कैसे करना है, वो इंड AS 32 और इंड AS 109 के अकॉर्डिंग ही करना है। इनको भी इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को नहीं किया गया है, और लाइव स्टॉक और प्लांट्स जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है इनको इंड AS 2 के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी जो भी कुछ आप बनाते हैं और सेल करते हैं वो इन्वेंट्री का पार्ट रहता है, और उसका जो ट्रीटमेंट है इंड AS 2 के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। तो ये हमारी बात हो गई डेफिनेशन की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यूएशन और मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो देखिए आपको अपनी बैलेंस शीट के अंदर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू आपको नज़र आती है, सपोज आपकी बैलेंस शीट के अंदर 100 रुपीज़ की आपको इन्वेंट्री नज़र आ रही है, तो इस इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आपको कैसे करना है, इसको मेज़र कैसे करना है कि ये 100 रुपीज़ की है। तो देखिए इसका तरीका बताया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको FG एंड WIP देख लेना है। तो अगर आपका फिनिश प्रोडक्ट है और WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसको आप सेमी फिनिश गुड्स भी बोल सकते हैं, तो इनका जो वैल्यूएशन किया जाएगा, इनका वैल्यूएशन हमेशा किया जाएगा लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये कॉस्ट कैसे निकालनी है, NRV कैसे आपको कैलकुलेट करनी है, इसके ऊपर अपने आप में एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है जो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपके पास फिनिश प्रोडक्ट है या फिर WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, उसका जो वैल्यूएशन किया जाएगा हमेशा वो लोअर पे किया जाएगा कॉस्ट एंड NRV। अब सपोज करें आपकी जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज़ है और आपकी जो NRV है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, वो आपकी 100 रुपीज़ है। तो इसमें जो लोअर है वो क्या है, कॉस्ट आपकी लोअर है। तो FG एंड WI के केस में आपकी जो इन्वेंट्री वैल्यू होगी बैलेंस शीट में वो 90 रुपीज़ पे हो जाएगी, क्योंकि 90 रुपीज़ जो है वो लोअर है NRV से। अब रॉ मटेरियल पे आ जाते हैं।
अब रॉ मटेरियल की जो वैल्यूएशन की जाती है, मेजरमेंट की जाती है, वो कैसे की जाती है? रॉ मटेरियल की जो वैल्यूएशन है वो डिपेंड करती है फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन के ऊपर। तो देखिए दोनों ही केस में फिनिश गुड्स आप कंसिडर कर लेंगे। अगर आपने फिनिश गुड्स को कॉस्ट पर वैल्यू किया है, जैसे यहाँ पर आपकी कॉस्ट 90 रुपीज़ थी, तो यहाँ पर अगर एफ जी आपने 90 रुपीज़ पे वैल्यू किया है, तो आपकी जो रॉ मटेरियल की है वो भी आप कॉस्ट पर ही वैल्यू करेंगे। तो एफ जी अगर आपने वैल्यूएशन कॉस्ट पे किया है तो आर एम भी आपको कॉस्ट पर ही लेना पड़ेगा। वहीं अगर आपने फिनिश गुड्स का जो वैल्यूएशन किया है वो एन आर वी पे किया है, तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन आप एन आर वी पे कब करेंगे? अब सपोज इसको उल्टा कर देते हैं। सपोज यहाँ कॉस्ट 100 रुपीज़ थी और जो एन आर वी थी वो 90 रुपीज़ थी। तो इस केस में देखिए जो आपकी कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी, बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स जो सेल वैल्यू थी वो आपकी केवल 90 रुपीज़ थी। तो इस केस में जो लोअर हो जाएगा वो एन आर वी लोअर हो जाएगी। तो अगर आपने फिनिश गुड्स को एन आर वी पे वैल्यूएशन किया है तो उस केस में फिर आपको क्या है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या रहने वाला है? आर एम वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो उस केस में फिर आपको जो आर एम है वो वैल्यू नहीं करना है कॉस्ट के ऊपर, वो आप कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो भी लोअर होगा उसके ऊपर करेंगे। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो कि कंपनी विल हैव टू पे टू बाय आर एम फ्रॉम मार्केट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी करता हूँ। जो आपका रॉ मटेरियल है वहाँ पर फॉर्मूला कॉस्ट और एन आर वी विच एवर इज लोअर का नहीं रखा गया है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो रॉ मटेरियल आप परचेज करते हैं वो फिनिश गुड्स को बनाने के लिए करते हैं, उसको सेल करने के लिए नहीं करते हैं। क्योंकि जो एफ जी है वो तो आपको मार्केट में सेल करना है, इसलिए कॉस्ट और एन आर वी आप ले लेते हैं। डब्ल्यू आई पी में भी आप कॉस्ट और एन आर वी लेते हैं, बट डब्ल्यू आई पी भी आप सेल करने के लिए नहीं रखते हैं। बट स्टिल इसके लिए आपको एक फॉर्मूला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने बता दिया है जिसमें आप एन आर वी को अचीव कर सकते हैं। बट जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में भी वही केस होता है कि रॉ मटेरियल को आप मार्केट में सेल नहीं करने वाले हैं, वो तो आपने अपनी एफ जी को बनाने के लिए रखा हुआ है। इसलिए जब भी आपका फिनिश गुड्स एन आर वी पे वैल्यूएशन होता है तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, कॉस्ट से भी कम पर सेल करने वाले हैं अपने फिनिश गुड्स, तो कहीं ना कहीं आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब आपका एफ जी आपने एन आर वी पे बुक किया है तो इसका मतलब आपने लॉस बुक किया होगा अपनी बुक्स में, वो आगे मैं आपको बताऊंगा स्लाइड के अंदर। तो इस केस में रॉ मटेरियल पे भी आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो देखिए कॉस्ट आपकी सपोज यहाँ पर भी कितनी थी, 100 रुपीज़ थी, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपकी 90 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो लोअर होगा वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट लोअर होगा और इसके ऊपर आपकी इन्वेंट्री जो है वैल्यू हो जाएगी। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या है? सपोज करें आपने 3 महीने पहले रॉ मटेरियल परचेज़ किया था। जब आपने जो रॉ मटेरियल परचेज़ किया था वो 100 रुपीज़ में परचेज़ किया था, बट 3 महीने बाद क्या हुआ, आपका जो एफ जी था आपने एफ जी जो है एन आर वी पे सेल कर दिया। क्योंकि जो आपका फिनिश प्रोडक्ट था उस फिनिश प्रोडक्ट की आप कह सकते हैं मार्केट में जो है वो कंपटीशन उसके जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए आपको वो कॉस्ट से भी कम पर बेचना पड़ा। या कोई और रीज़न भी हो सकता है, कोई कोविड आ गया या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया कि आपकी जो उस फाइनल प्रोडक्ट की जो सेल वैल्यू है वो कम हो गई, कॉस्ट से भी कम हो गई, तो आपकी एन आर वी जो है कॉस्ट से भी नीचे चली गई। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर लॉस बुक करना पड़ेगा, वो मैं आगे आपको स्लाइड में बताऊँगा। तो इसी तरीके से अगर आपका जो एफ जी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कम हुई है तो आपके मान के चलिए वो उससे रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल होगा उस रॉ मटेरियल की भी जो मार्केट में वैल्यू है वो कम हुई होगी, उसकी जो डिमांड है वो कम हुई होगी। तो इसका मतलब अगर 3 महीने पहले आपने वो रॉ मटेरियल 100 रुपये में ख़रीदा होगा, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है अगर 3 महीने बाद आज आप मार्केट में जाएँ और उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, उस रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के लिए, तो वो रॉ मटेरियल आपको कितने रुपए में मिलने वाला है। तो मैं मान के चल रहा हूँ 3 महीने पहले वो 100 रुपये में था, अब 3 महीने बाद क्योंकि आपने एफ जी सेल करने जब जा रहे हैं तो एफ जी की डिमांड नहीं है, तो आप मान के चले रॉ मटेरियल की डिमांड भी कम हुई होगी, तो इसलिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी कम हो गई होगी। तो आज अगर मार्केट में आप परचेज़ करने जाएंगे उस रॉ मटेरियल को तो वो आपको कितने में मिलेगा, ये होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो 90 रुपीज़ में है, तो यहाँ पर भी आपको जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो लोअर होगा, तो इसके ऊपर ही रॉ मटेरियल को आपको वैल्यू करना पड़ेगा। तो ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन का। मींस बैलेंस शीट में आप जो दिखाएंगे एफ जी को और डब्ल्यू आई पी को वो कॉस्ट और एन आर वी विच एवर इज लोअर पर दिखाएंगे। वहीं रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन है वो डिपेंड करेगा आपकी एफ जी के ऊपर। तो एफ जी कॉस्ट पे हुआ है तो आर एम को भी कॉस्ट पे दिखा देंगे। अगर एफ जी एन आर वी पे हुआ है तो उस केस में फिर आप जो रॉ मटेरियल है उसको कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर पर दिखाएंगे। अब आगे कॉस्ट कैसे आप डिराइव करेंगे, एनआरवी कैसे डिराइव करेंगे, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने नोट दे दिया है। कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट एंड एनआरवी शुड बी मेड आइटम बाय आइटम और बाय ग्रुप ऑफ आइटम।
तो देखिए सबसे पहले जो प्रायोरिटी आपको रखनी है वो आपको आइटम टू आइटम रखनी है। सपोज़ अगर आपके 3 आइटम हैं, सपोज़ करें 3 आपके फिनिश गुड्स हैं, यहाँ पे मैं कॉस्ट लिख देता हूँ, यहाँ मैं एनआरवी लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो कॉस्ट थी वो 100 रुपीज़ थी, एनआरवी जो है 110 थी। यहाँ पर सपोज़ करें कॉस्ट 100 रुपीज़ थी, यहाँ एनआरवी 90 थी। यहाँ सपोज़ करें आपकी जो कॉस्ट थी, यहाँ पे जो सपोज़ करें आपकी जो कॉस्ट थी 150 थी, और जो एनआरवी थी वो सपोज़ करें 200 रुपीज़ थी। तो देखिए आपकी जो कॉस्ट हो गई वो, अब आपको जो यहाँ पे करना है टोटल में नहीं करना है, पहले आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो आइटम बाय आइटम पे देनी है। तो आप यहाँ देख लेंगे ए वाले आइटम के केस में कॉस्ट 100 है, एनआरवी 110 है, तो लोअर क्या है कॉस्ट, तो इसलिए आप यहाँ पे कॉस्ट पे इसको वैल्यूएशन कर देंगे। उसके बाद बी में आपकी कॉस्ट है 100 और एनआरवी है 90, तो इसको एनआरवी पे वैल्यू कर देंगे। और तीसरा जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट है 150 और एनआरवी है 200, तो इसकी कॉस्ट जो है वो कम है 150, तो इस पे वैल्यूज कर देंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है देखिए 100 और 250 340, तो आपकी इन्वेंट्री जो वैल्यू हो जाएगी वो 340 के ऊपर वैल्यू हो जाएगी बैलेंस शीट के अंदर। अब अगर आपको ये लगता है कि आप आइटम आइटम नहीं कर पाएंगे तो उस केस में फिर आप ग्रुप ऑफ आइटम पे कर सकते हैं। अब ग्रुप ऑफ आइटम का मतलब क्या है, जो भी प्रोडक्ट है उसको आपको इंडिविजुअली देखने की जरूरत नहीं है, आप टोटल कर लीजिए कॉस्ट का। तो कॉस्ट यहाँ पे आपकी आ जाती है 350, और आपकी जो एनआरवी है 310 और 90 400 रुपीज़, तो 400 की आप एनआरवी है आपकी, तो आपकी कॉस्ट है 350 की और एनआरवी है 400 की। जो लोअर है वो कॉस्ट है जो कि है 350, तो आप 350 पे अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू कर लेंगे बुक्स के अंदर। तो ये इस तरीके से आपको जो है फॉर्मूला अप्लाई करके चलना है। तो पहली जो प्रायोरिटी रहने वाली है वो आइटम टू आइटम रहने वाली है। अब देखिए एनआरवी इज़ डिफर फ्रॉम फेयर वैल्यू। तो देखिए दोस्तों जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा 2 था वो कंजर्वेटिव अप्रोच के ऊपर काम करता था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को मिस किया हुआ था। इसीलिए ही जो है हम इंड AS2 जो है लेके आए ताकि ग्लोबल मार्केट के अंदर इसकी रिकॉग्निशन को बढ़ाया जा सके। तो AS2 के अंदर फेयर वैल्यू का कोई कंसेप्ट नहीं था, वहाँ केवल एनआरवी की ही बात की जाती थी। बट इंड AS2 के अंदर एनआरवी को तो बताया ही गया है, फेयर वैल्यू को भी बताया गया है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो एनआरवी है और फेयर वैल्यू है वो दोनों डिफरेंट होते हैं। एनआरवी की डेफिनेशन तो मैं आपको बताने वाला हूँ अगली स्लाइड में, पहले आप समझ लीजिए फेयर वैल्यू क्या होता है। तो फेयर वैल्यू क्या होता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बिकॉज एनआरवी इज एंटिटी स्पेसिफिक एंड फेयर वैल्यू इज मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने यहाँ पर यही बताया है आपको जो एनआरवी और फेयर वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है। तो एनआरवी आपकी एंटिटी स्पेसिफिक होती है और वो जो फेयर वैल्यू होता है वो मार्केट बेस्ड होता है। इसको आप इस एग्जांपल से समझिए। सपोज कंपनी है ए, कंपनी है बी, 2 कंपनी है। ये कंपनी भी जो है पेन बनाती है और बी कंपनी भी जो है पेन बनाती है। तो देखिए सेम पेन की अगर मैं बात करूं, जो कंपनी ए है अगर वो चाहे तो जो सेम उसको अगर वो कॉस्टिंग 90 की पड़ी है तो सपोज करें कंपनी ए है इसको 100 रुपीज़ में सेल करती है, और जो कंपनी बी है उसको भी कॉस्टिंग 90 की पड़ती है। बट ज़रूरी नहीं है कि कंपनी बी भी इसको 100 में ही सेल करे, हो सकता है वो 102 इसके ले, या फिर हो सकता है वो इसको 98 रुपीज़ में ही सेल कर दे। तो जो आपकी एनआरवी होती है वो आपकी कंपनी स्पेसिफिक या एंटिटी स्पेसिफिक होती है। जो भी वो प्रोडक्ट बनाती है उसकी मर्जी है वो कितना भी मार्जिन उसके अंदर रख सकती है जितना कि उसको अफोर्डेबल है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, कंपनी ए की कॉस्टिंग भी 90 रुपीज़ बनती है पेन को बनाने के लिए, कंपनी बी की भी 90 रुपीज़ पड़ती है, बट कंपनी ए उस पेन को 100 रुपीज़ में सेल कर रही है, और जो कंपनी बी है हो सकता है वो इसको 102 में सेल करे या फिर 98 में सेल करे। ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी बी भी है इसको 100 रुपीज़ में ही सेल करेगी। तो ये एनआरवी आपकी कंपनी स्पेसिफिक एंटिटी स्पेसिफिक होती है, आपकी मर्जी है आप कितने में भी सेल कर लें। बट जो फेयर वैल्यू होती है, फेयर वैल्यू में ये वाला कंसेप्ट नहीं चलता है। फेयर वैल्यू आपकी मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। मींस अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है, कोई शेयर है सपोज ए कंपनी का जो शेयर है, अब ए कंपनी का शेयर जो है अगर आज 50 रुपीज़ का है तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई ब्रोकर बोलेगा ये जो शेयर है मैं आपको 48 रुपीज़ में दे दूंगा या 52 रुपीज़ में दे दूंगा। अगर कोई शेयर 50 रुपीज़ का मार्केट में आपका रेट है तो वो 50 रुपीज़ का ही चलेगा, क्योंकि ये जो रेट है इस शेयर का ये मार्केट बेस्ड रेट है, ये आपका किसी एंटिटी या ब्रोकर का रेट नहीं है। तो ये होता है फेयर वैल्यू और एनआरवी के अंदर फ़र्क, जो कि आपका AS2 के अंदर कवर नहीं किया गया था, बट इंड AS2 के अंदर इसके अंदर भी डिफ्रेंशिएट जो है वो किया गया है। तभी देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पर भी मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट दिया है, यहाँ पर मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है। देखिए कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर हुज मेजर देयर इन्वेंट्री एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। जो भी कमोडिटी ब्रोकर होते हैं शेयर मार्केट में वो अपनी इन्वेंट्रीज को वैल्यू करते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एज पर गाइडेंस ऑफ AS2। तो ये जो एक्सेप्शन है देखिए मैंने ये क्या बताया आपको यहाँ पे, नॉर्मली आप इन्वेंट्री को जो वैल्यूएशन करेंगे वो कॉस्ट एनआरवी पे करेंगे और रॉ मटेरियल के केस में कॉस्ट या रिप्लेसमेंट को जो मैंने आपको ऊपर बताया है। बट ये इसका भी एक्सेप्शन है, मीन्स
इन दो केसेस में आप जो ये ऊपर मैंने मेथड बताया है आपको, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, इसके ऊपर इन्वेंट्री को जो है वैल्यूएशन नहीं करेंगे इन दो केसेस में। किसको नहीं करेंगे? प्रोड्यूसर ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, अगर आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर हार्वेस्ट, देखिए मैंने आपको जो पीछे वाली स्लाइड थी उसमें बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिफोर हार्वेस्ट एंड आफ्टर हार्वेस्ट। तो आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड है आफ्टर हार्वेस्ट, जहाँ मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, सेब आपने तोड़ लिए और गोडाउन में आपने जो है वो रख दिए। तो अगर आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर हार्वेस्ट है, मिनरल एंड मिनरल प्रोडक्ट है, तो इन केसेस में आपको एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर नहीं लेके चलना है। गाइडेंस नोट 2 जो है इंड AS 2 का, वो साफ साफ कहता है यहाँ पर आप इसको जो भी आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसके ऊपर इसको मेज़र कर सकते हैं। तो जो आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर हार्वेस्ट हैं, मिनरल एंड मिनरल प्रोडक्ट्स हैं, इन केसेस में आपको कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको सिंपली एनआरवी पे ही इसको वैल्यूएशन कर देना है। तो इसका कुछ ना कुछ ये रीज़न होगा दोस्तों, यहाँ पे कॉस्ट और एनआरवी इसलिए नहीं रखा गया होगा क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है उसको डराइव करने में मुश्किल आती होगी, तो इसलिए यहाँ बोल दिया होगा ठीक है भाई, जो आपकी एनआरवी है, जो आप सेलिंग प्राइस है, आप उसी के ऊपर अपनी इन्वेंट्रीज को जो है बुक्स में रिकॉग्नाइज कर दीजिए। वहीं मैंने एग्जांपल आपको कमोडिटी ब्रोकर का बता दिया, तो कमोडिटी के ब्रोकर में एनआरवी का कंसेप्ट होता नहीं है, यहाँ पर फेयर वैल्यू का कंसेप्ट होता है। तभी मैंने यहाँ पे आपको एनआरवी और फेयर वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है वो बताया था। तो जो भी कमोडिटी ब्रोकर होंगे उनको भी गाइडेंस नोट AS 2 के अंदर बताया गया है, ठीक है। आप भी कॉस्ट और एनआरवी जो कि जर्नल एप्लीकेबल प्रिंसिपल है, आपको सारी ही इन्वेंट्री कॉस्ट एनआरवी के ऊपर ही करनी है विच एवर इज लेस, बट कमोडिटी ब्रोकर को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में करनी है, और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, इनको आपको एनआरवी पे करना है। तो इस तरीके से आपको वैल्यूएशन करना है, मेजरमेंट करना है अपनी इन्वेंट्रीज का। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे कॉस्ट और एनआरवी, इस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कॉस्ट और एनआरवी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप डराइव कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो कॉस्ट और एनआरवी है, आप उसके अंदर आप क्या कंसिडर करेंगे जब हम बोलते हैं कि आपकी इन्वेंट्री वैल्यू होगी कॉस्ट पे और एनआरवी पे विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट का मतलब क्या है? तो देखिए कॉस्ट का मतलब क्या है, जब कोई आप चेयर बनाते हैं, यहाँ मैंने एग्जांपल चेयर का लिया था, तो जब आप कोई चेयर बनाते हैं तो चेयर के लिए सबसे पहले आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। तो सबसे पहले तो वो कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाती है रॉ मटेरियल की, यहाँ मैंने सपोज कर लिया 100 रुपीज़। अब जब वो रॉ मटेरियल आप परचेज कर लेते हैं तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं, मीन्स उसको चेयर बनाने के लिए उसके ऊपर कुछ काम करते हैं, कुछ लेबर लगाते हैं, बिजली पानी लगाते हैं, कुछ आप उसके ऊपर क्या कहते हैं, कुछ ओवरहेड्स लगाते हैं, डेप्रीशिएशन लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर लगती हैं। तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। मतलब रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, लकड़ी परचेज कर ली, अब लकड़ी की कटाई करेंगे, उसके ऊपर पेंट करेंगे, सब कुछ करके उसको जब फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। तो सपोज करें कन्वर्जन कॉस्ट आपकी 30 रुपीज़ लग गई। इसके अलावा कुछ और कॉस्ट भी उसके ऊपर लग जाती हैं, अदर कॉस्ट। ये देखिए कॉस्ट क्या है, एनी कॉस्ट इफ इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। मीन्स आपकी चेयर बनकर तैयार हो गई, अब वो जो चेयर बन के तैयार हो गई, अब उस चेयर को आपको प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में ले जाना है, मीन्स उसको सेल करने के लिए वो माहौल प्रोवाइड करवाना है। या तो आपको अपने वेयर हाउसेज में रखना है, आपके वेयर हाउस हो सकता है कि अगर आपकी फैक्ट्री अम्बाला में है तो आपका गोडाउन कुछ आपने वेयर हाउस में जलंधर में बना रखे हैं, कुछ आपने दिल्ली में बना रखे हैं, तो उन वेयर हाउसेज में आपकी चेयर को पहुंचाना, मतलब उस चेयर को बिकने के लिए एक माहौल प्रोवाइड करना, वो लोकेशन या वो कंडीशंस प्रोवाइड कराना ताकि आपकी वो चेयर जो है बिक सके। तो उसके ऊपर जो भी कॉस्ट आपने इनकर्ड की होगी, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है, आपके फैक्ट्री से वो चेयर बनने के बाद आपके वेयर हाउस तक जो आपने ट्रांसपोर्टेशन उसके ऊपर इनकर्ड करी, उसके ऊपर प्राइमरी पैकिंग करी, उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक कस्टमर। अब कुछ कस्टमर बोल सकते हैं कि ठीक है मुझे चेयर तो आपकी पसंद है, मैं एक बहुत बड़ा ऑर्डर आपको दे दूंगा, बट इस चेयर के अंदर कुछ इसका डिज़ाइन जो है वो चेंज कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं वो कस्टमर स्पेसिफिक आप उसके अंदर अगर कुछ चेंज कर देते हैं तो इस तरीके की कुछ कॉस्ट आपने की है तो वो भी आपकी अदर कॉस्ट में आ जाएगी। तो ये तीनों कॉस्ट मिला के ही जो है कॉस्ट बन जाती है एक FG प्रोडक्ट की। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई, कन्वर्जन कॉस्ट हो गई और अदर कॉस्ट। तो टोटल अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी 150 की जो है कॉस्ट हो गई चेयर की। तो इस तरीके से आप कॉस्ट जो है डराइव करेंगे। तो अब इंडिविजुअली हम तीनों को जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जब मैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट की बात करता हूँ तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में क्या आएगा, तो सबसे पहले तो जब आप इसको परचेज करेंगे आपकी परचेज प्राइस आ जाएगी। तो परचेज प्राइस हमेशा आप ध्यान रखें नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट को लेस करने के बाद ही आएगी। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा कॉमर्स में। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जो है कभी भी बुक्स में नहीं होती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है, अगर सपोज आपको कोई इनवाइस काट के दे रहा है, उसमें 100 रुपये का अगर कोई वैल्यू रख रहा है, तो सीधा सीधा अगर वो आपको 5 रुपये का डिस्काउंट देता है तो वो इनवॉइस से ही लेस कर देगा और 95 रुपीज़ ही आपसे लेगा।
तो ये जो 5 रुपये का जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये कभी भी बुक्स में कोई एंट्री इसकी नहीं होती है। आप सीधा जो 95 का रॉ मटेरियल आया है उसकी एंट्री ही बुक्स में करते हैं, उसको ही परचेज मानते हैं। तो जो भी आपको रिबेट अगर कोई मिल जाती है, कोई ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल जाता है, तो वो परचेज प्राइस आपकी जो है कॉस्ट हो जाएगी रॉ मटेरियल की। बट ध्यान रखना है, अगर कोई कैश डिस्काउंट आपको मिलता है तो कैश डिस्काउंट को इसके अंदर कवर नहीं किया जाएगा। कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब कोई मटेरियल आप सेल कर देते हैं उसके बाद आपको बोला जाता है कि ठीक है यार, आपको 45 डेज़ का क्रेडिट पीरियड था, 45 डेज़ में पैसा देना था आपको, आप ऐसा करें अगर आप 5 डेज़ के अंदर ही पैसा दे देंगे तो हम आपको इसमें से 5 रुपये का डिस्काउंट और दे देंगे, तो उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो कैश डिस्काउंट आपका नॉर्मली क्या होता है, इनकम होती है। जब आप P&L बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में आप दिखाते हैं कैश डिस्काउंट रिसीव्ड करके, तो ये आपकी इनकम का पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर आपको कहीं भी इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो सबसे पहले आपकी परचेज प्राइस आ जाएगी जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट के नेट ऑफ होके और रिबेट लेस होके ही आपको लेना है। उसके बाद किसी भी तरीके की ड्यूटीज़ या टैक्सेस अगर आपने पे की हैं जो कि नॉन रिफंडेबल हैं, आपको ये ध्यान देना है नॉन रिफंडेबल होना चाहिए। सपोज़ अगर आपने कोई चेयर परचेज करी और उसके ऊपर GST पे किया और आपने GST का इनपुट ले लिया, तो अगर आप इनपुट ले लेंगे तो फिर यहाँ पे वो जो है आपका GST यहाँ पर कवर नहीं होगा। यहाँ पर केवल वही GST, वही इनपुट, वही टैक्सेस कवर होंगे जिसका आप रिफ़ंड नहीं ले रहे हैं। तो अगर आपका GST पे आपने चेयर परचेज, रॉ मटेरियल परचेज किया है और उस रॉ मटेरियल के ऊपर वो जो आपने इनपुट नहीं लिया है उस GST का, तो वो यहाँ पर कवर हो जाएगा, लेकिन इनपुट ले लिया तो फिर यहाँ पर कवर नहीं होगा। तो इसके अलावा आपने जितने भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि अब वो जो रॉ मटेरियल आपके वेयर हाउस में, आपकी फैक्ट्री में आया होगा, सॉरी, तो उस फैक्ट्री के अंदर जब आया होगा तो उसके ऊपर आपने फ्रेट पे किया होगा, ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट पे की होगी, इंश्योरेंस का खर्चा होगा, ब्रोकरेज एंड कमीशन होगा एजेंट्स वगैरह को। तो ये सारे ही खर्चे आपकी जो है रॉ मटेरियल जो आप परचेज करते हैं उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने मान लिया है इस तरीके से आपने सारे ही खर्चे मिला के 100 रुपये का रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि थोड़ा टेक्निकल भी रहने वाला है, कन्वर्जन कॉस्ट। अब ये जब रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री में आ गया, मीन्स ये वुड थी, आपने वुड परचेज की थी हमारे एग्जांपल में, तो ये जब वुड आपकी फैक्ट्री में आ गई तो अब इस वुड के ऊपर आपने चेयर बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया होगा। तो जिसके लिए आपने डायरेक्ट लेबर लगाई होगी, कुछ लेबर वगैरह बुलाए होंगे, बंदे बुलाए होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए होंगे, और आपने क्या किया, ओवरहेड का एलोकेशन किया होगा। अब ओवरहेड भी आप जान लीजिए, अब ओवरहेड भी आपके जो है 2 तरीके के होते हैं। एक आपके होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड, एक होते हैं वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड तो सिंपल सा होता है कि जितना आप बनाएंगे उतना ही खर्चा आएगा। सपोज करें आपके जो प्लांट की कैपेसिटी है वो है 1,25,000 चेयर बनाने की, कि आप 1,25,000 चेयर मंथली बना सकते हैं। बट एक्चुअल जो आपने सपोज करें चेयर बनाई वो आपने 1 लाख चेयर बनाई, तो ये तो आपकी कैपेसिटी है कि इतनी आप बना सकते हैं, बट आपने एक्चुअल में चेयर बनाई कितनी, 1 लाख। तो इसका मतलब ये जो वेरिएबल कॉस्ट आपकी होती है, आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल जो आप बना रहे हैं उसी के हिसाब से आती है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, एनर्जी कॉस्ट मींस इलेक्ट्रिसिटी। अब सपोज़ करें अगर आपने 1 लाख चेयर बनाई होगी तो आपका जो बिजली का बिल आएगा वो भी 1 लाख चेयर बनाने के हिसाब से ही आएगा। वहीं अगर आप 1,25,000 चेयर बनाते तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो बढ़ जाता, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आती वो 1,25,000 चेयर के हिसाब से ही आती। तो आपको ध्यान रखना है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है, वेरिएबल ओवरहेड का मतलब होता है वो कॉस्ट जो कि आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से वेराई करेगी। एक्चुअल प्रोडक्शन जितना होगा उसी के हिसाब से ही आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपको एलोकेशन करना है इन्वेंट्री के ऊपर, हमेशा वेरिएबल ओवरहेड के केस में जो आपको एलोकेशन करना है इन्वेंट्री के ऊपर वो एक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर ही करना है। मींस जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन होगी उसी के उस हिसाब से आपको करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिक्स्ड ओवरहेड। अब देखिए फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब क्या हुआ, जैसे रेंट आपने पे की, कुछ स्टाफ आपने रखा उसकी सैलरी पे की, तो ये जो आपका एक्सपेंस होता है ये हमेशा ही आपकी कैपेसिटी के हिसाब से होता है, ना कि आपने एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया। इसका लॉजिक आप समझ लीजिए। अब सपोज़ करें जब आपने 1,25,000 की आपकी चेयर बनाने की कैपेसिटी है, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो भी आपने शेड लिया होगा 1,25,000 चेयर को बनाने के लिए, तो वो जो शेड लिया होगा आपने 1,25,000 चेयर की कैपेसिटी के हिसाब से ही लिया होगा। तो इसका मतलब आपका जो रेंट जा रहा है वो 1,25,000 स्क्वायर चेयर बनाने के हिसाब से जो आपने एरिया लिया है उसके हिसाब से ही जा रहा है। इसी तरीके से अगर आपको लगता है 1,25,000 चेयर अगर मैं मंथली बना लूँगा तो मुझे जो है सपोज़ करें
इसके लिए मुझे 20 सैलरीड पर्सन जो है वो रखने पड़ेंगे अपने रोल के ऊपर, अपनी कंपनी के रोल के ऊपर, या जो भी आपके पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप है, तो 20% मुझे जो है वो रोल पे रखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये 20% आप तब रख रहे हैं जब आपको 1,25,000 चेयर बनानी पड़ रही हैं, क्योंकि अगर आपकी कैपेसिटी 1 लाख की होती तो फिर यहाँ पर आप 20% ना रख के हो सकता है 15% ही रखते। तो इसलिए हमेशा जो फिक्स्ड ओवरहेड होता है वो फिक्स्ड होता है। आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कितना भी हो, आपको उतना खर्चा करना ही करना है। अगर सपोज करें यहाँ मैं एग्जांपल के लिए लेके चलूँ, आपकी जो आपने बनाया वो 1 लाख चेयर जो है उस मंथ में बनाई, बट आपकी जो एक्चुअल कैपेसिटी थी वो 1,25,000 की थी। तो अब आप ऐसा तो नहीं कह सकते जिससे आपने रेंट लिया होगा उस पर्सन को कि यार मैंने जो चेयर हैं वो 1,25,000 तो बनाई नहीं इस महीने, मेरी जो कैपेसिटी थी 125,000 की थी, बट मैंने 1 लाख ही चेयर बनाई है, तो आप मुझसे रेंट भी 1 लाख चेयर के हिसाब से ही ले लीजिए। तो ऐसा तो होता नहीं है। इसी तरीके से जो आपका स्टाफ है, जो सैलरीड पर्सन है, आप उनको भी ये नहीं कह सकते कि जो मैंने चेयर बनाई है वो 1 लाख बनाई है, बट जो मैंने कैपेसिटी थी वो 1,25,000 चेयर बनाने की कैपेसिटी, तो आप भी सैलरी जो है वो 1 लाख जो चेयर बनाई है उसके हिसाब से ही ले लीजिए। तो इसलिए जो फिक्स्ड ओवरहेड होता है वो हमेशा आपकी जो कैपेसिटी है, नॉर्मल कैपेसिटी है बनाने की, को आपको प्रोडक्शन करने की, उसके हिसाब से ही खर्चा हमेशा आपका होता है। तो एक्चुअल प्रोडक्शंस का कोई लेना देना नहीं होता है, ये खर्चा हमेशा आपका नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से ही होगा। तो इसका जो एलोकेशन होगा वो हमेशा नॉर्मल के हिसाब से होगा, बट यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिया है बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हाइयर। तो नॉर्मली तो क्या होता है कि ये जो नॉर्मल कैपेसिटी होगा उसके हिसाब से ही आपको एलोकेशन करना है। बट अगर आपका एक्चुअल कैपेसिटी ज़्यादा हुई, बट सपोज करें आपने किसी महीने में क्या किया, 1,25,000 की आपकी नॉर्मल कैपेसिटी थी और आपने 1,30,000 चेयर बना ली, तो उस केस में तो फिर आपको जो एक्चुअल ज़्यादा बना लिया कैपेसिटी से, आप उसको कंसिडर कर लेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको साफ साफ लिख के दिया है कि आपको जो फिक्स्ड ओवरहेड का एलोकेशन करना है वो एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हाइयर है उसके ऊपर करना है। ऐसा नॉर्मली कम ही होता है कि आपकी जो कैपेसिटी है आप उससे ज़्यादा बनाएंगे। मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि आपकी जो कैपेसिटी होती है आप जो है उससे कम ही बनाते हैं। तो इसलिए हमेशा यहाँ पर जो पहला जो प्रायोरिटी रहती है वो नॉर्मल कैपेसिटी से ही आपको डिवाइड करना होता है। बट अगर किसी सिचुएशन में आपने एक्चुअल कैपेसिटी ज़्यादा बना ली तो उस केस में फिर जो भी एक्चुअल और नॉर्मल हाइयर होगा आप उससे डिवाइड कर देंगे, मीन्स आप एक्चुअल कैपेसिटी से जो है डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको एलोकेशन करके चलना है। इसके ऊपर मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी कवर करूँगा जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी निकल कर आएगी। तो देखिए इस एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ। तो देखिए इसके ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। सपोज करें आपके जो वेरिएबल है ओवरहेड है वो 5 लाख रुपीज़ के हैं, आपके जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो 5 लाख रुपीज़ के हैं, आपकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है आप 1,25,000 चेयर बनाएंगे, मैं मान के चल रहा हूँ, बट आपने जो एक्चुअल कैपेसिटी की, मीन्स एक्चुअल जो आपने चेयर्स बनाई वो 1 लाख चेयर्स बनाई। तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था एलोकेशन करने का इन्वेंट्री के ऊपर, वेरिएबल ओवरहेड का जो एलोकेशन होता है वो होता है एक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर बेस। तो आपकी जो वेरिएबल ओवरहेड थे वो 5 लाख रुपीज़ थे और जो आपकी एक्चुअल चेयर आपने बनाई वो 1 लाख बनाई। तो इसलिए यहाँ पर जो रिकवरी रेट निकल के आया ये वो 5 रुपीज़ पर यूनिट का रेट निकल के आ गया। वहीं फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेशन आपको बेस्ड होता है एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हाइयर। जो भी एक्चुअल चेयर आपने बनाई और जो आपकी कैपेसिटी थी चेयर बनाने की उसमें से जो भी हाइयर होगा। तो यहाँ पर भी आपका फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 5 लाख रुपीज़, तो ये 5 लाख रुपीज़ आ गया। अब देखिए आपकी एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हाइयर, तो आपकी हाइयर क्या है नॉर्मल कैपेसिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी नॉर्मल कैपेसिटी होगी वो नॉर्मली हाइयर ही रहेगी, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड आपका जो होता है वो नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से ही होता है। तो इसलिए नॉर्मल कैपेसिटी आपकी ज़्यादा है तो आप 1,25,000 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपका रिकवरी रेट निकल आया फिक्स्ड ओवरहेड का वो 4 रुपीज़ पर यूनिट का रिकवरी रेट जो है वो निकल के आ गया। अब ये तो आपने रिकवरी रेट निकाल लिया कि आपको इन्वेंट्री पे लोड कितना करना है, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखें आपको जो इसको मल्टीप्लाई करना है वो हमेशा एक्चुअल यूनिट से ही करना है। जैसे वेरिएबल ओवरहेड एलोकेशन बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी, तो आपकी जो एक्चुअल प्रोडक्शन थी ये जो मल्टीप्लाई आप करेंगे रिकवरी रेट को, आप इसको हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन से ही करेंगे, क्योंकि इनका जो भी आपने ये रिकवरी रेट निकाला है जितना आपने एक्चुअल बनाया है उससे ही आपको सारा ये खर्चा जो है रिकवर करना है, क्योंकि जो चीज़ आपने बनाई नहीं है उससे तो आप खर्चा रिकवर कर ही नहीं पाएंगे। तो आपका यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना था, एक्चुअल प्रोडक्शन आपका था 1 लाख चेयर बनाने का, तो वेरिएबल ओवरहेड आपका जो है एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू रिकवरी रेट हो जाएगा। तो पूरी की पूरी जो 5 लाख की आपकी वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट थी वो रिकवर हो जाएगी, या आप बोल सकते हैं इन्वेंट्री के ऊपर लोड हो जाएगी। बट जो फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड जो आपका 5 रुपये ऊपर निकल के आया था, अब इसको भी आप जो है रिकवरी रेट इसका 4 रुपये का था। अब रिकवर आप इसको किससे करेंगे, गुड यूनिट से, मीन्स जो यूनिट आपने बनाई है वो बनाई कितनी है आपने 1 लाख यूनिट,
क्योंकि आपको जो ये रिकवरी रेट रिकवर करना है वो आपको हमेशा एक्चुअल यूनिट से ही करना है। तो इसको लेकर भी कई बार कन्फ्यूजन रहती है कि इसको एक्चुअल यूनिट से ही क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है। आप इसको इस तरीके से समझें, जो आपने 5 लाख रुपए का खर्चा फिक्स्ड ओवरहेड किया, वो आपने खर्चा किया है नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से। 1,25,000 मैं बना लूँगा तो मेरा 5 लाख का खर्चा तो आना ही आना है, क्योंकि मैंने 1,25,000 की नॉर्मल कैपेसिटी रखी है। बट आपने बनाया तो एक्चुअल में 1 लाख चेयर ही है ना। तो अब ये जो 5 लाख का खर्चा है, जो चेयर आपने एक्चुअल बनाई है उसी चेयर के ऊपर तो इस खर्चे को लोड किया जाएगा। जो आपने बनाया ही नहीं है उसके ऊपर तो ये खर्चा लोड हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ही हम हमेशा क्या करते हैं, हम जो भी रिकवरी रेट होता है उसमें आपने एक्चुअल में जो प्रोडक्शन किया है उसके आप ऊपर इसको लोड कर देते हैं। तो एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू रिकवरी रेट ले लेंगे। तो फिक्स्ड ओवरहेड का रिकवरी रेट जो है वो 4 रुपीज़ पर यूनिट है और एक्चुअल प्रोडक्शन आपका 1 लाख है। तो 1 लाख इंटू 4 लाख। तो यहाँ आप बोल सकते हैं जो आपका फिक्स्ड ओवरहेड था, वो फिक्स्ड ओवरहेड जो था आपका 5 लाख रुपीज़ था। बट 5 लाख में से जो इन्वेंट्री के ऊपर लोड होगा कॉस्ट, वो 4 लाख की ही जो है कॉस्ट लोड होगी। बाकी आपको लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो आप बोल सकते हैं जो बैलेंस 1 लाख रुपीज़ बचा वो आपका अनएलोकेटेड ओवरहेड है या एबनॉर्मल लॉस है, जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के रूप में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो या आप बोल सकते हैं आपको 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री जो है कम करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो फिक्स्ड ओवरहेड थे वो 5 लाख रुपीज़ की, तो आपकी इन्वेंट्री के ऊपर जो खर्चा लोड होना चाहिए था वो 5 लाख होना चाहिए था। बट क्योंकि आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कम हुआ है तो इसलिए एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से ही आपको जो है इन्वेंट्री दिखानी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से आपको 4 लाख का खर्चा ही इन्वेंट्री के ऊपर लोड करना पड़ेगा। जो बैलेंस 1 लाख है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करना पड़ेगा। तो आपकी देखिए 1 लाख रुपए से इन्वेंट्री आप कम कर लेंगे तो उसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे आप बुक्स में, कंजम्पशन FG डेबिट हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो ये जो कंजम्पशन है ये आपके P&L में डेबिट साइड में आ जाएगा। और जो आपकी इन्वेंट्री है वो बैलेंस शीट में क्रेडिट हो जाएगी। मींस बैलेंस शीट में जो आपकी 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री नज़र आ रही होगी उसमें से ये 1 लाख रुपए लेस हो जाएगा। और जो 4 लाख रुपए की इन्वेंट्री है जो यहाँ पर आया था वो आपकी इन्वेंट्री आपको नज़र आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो है फिक्स्ड ओवरहेड का जो है ट्रीटमेंट करना है बुक्स के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। तो जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज मैंने बताया था उसके लिए मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म में दे दी है ताकि आपको इसमें आसानी हो जाए। तो देखिए अब मैंने आपको RM, WIP और आपका FG तीनों की ही कॉस्टिंग करनी है बुक्स में इन्वेंट्री की। तो RM आपका मैंने बताया था रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट का फंडा। W और IFG में आपको बताया था मैंने कॉस्ट और NRV। तो इसलिए आपको RM की कॉस्ट भी चाहिए, WIP की भी चाहिए और FG की भी चाहिए। इसी तरीके से NRV भी आपको RM की भी चाहिए, WIP की भी चाहिए और FG की भी चाहिए। तो मेरे इस एग्जांपल में RM की कॉस्ट क्या होगी, WIP की क्या होगी और FG की क्या होगी। तो देखिए RM की तो जो आपने परचेज़ किया 100 रुपीज़ में मैंने एग्जाम्पल में लिया था तो वही आपकी कॉस्ट हो जाएगी RM के केस में। WIP में क्या होगा, आपने जो RM परचेज़ किया था प्लस जो आपने कन्वर्जन कॉस्ट की 30 रुपीज़ की, तो WIP की कॉस्ट हो जाएगी 130 रुपीज़। इसी तरीके से FG की कॉस्ट में क्या होगा, RM तो आएगा ही आएगा प्लस WIP में जो 30 रुपीज़ किया वो भी आएगा प्लस अदर कॉस्ट जो आपने लगाई उस FG को सेल करने के लिए 20 रुपीज़। तो इन तीनों को मिला देंगे तो आपकी ये FG की कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से तीनों की आपके पास RM की कॉस्ट अलग आ गई, WIP की कॉस्ट अलग आ गई, FG की कॉस्ट जो है वो अलग आ गई। अब मेरे केस में आप ये बोल सकते हैं कि जो कन्वर्जन कॉस्ट हमने 30 ली थी इसमें आपको 29 ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो रिकवरी रेट था वो 5 रुपीज़ तो था नहीं, 4 रुपीज़ था। तो आप बोल सकते हैं जो आपका ओवरहेड था वो 1 रुपये से कम हो गया, 1 लाख रुपये से कम हो गया। तो इसलिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं, अगर मैं आपको अपने एग्जाम्पल के हिसाब से चलूँ जो मैंने आपको पिछले पेज में दिखाया है, तो आपकी जो FG की कॉस्ट आएगी वो 140 आएगी, 150 नहीं आएगी, क्योंकि 1 लाख रुपये की आपने या 1 रुपीज़ पर यूनिट आप बोल सकते हैं। अगर 1 लाख की आपकी कैपेसिटी थी एक्चुअल जो आपने बनाया है 1 लाख चेयर बनाई है और 1 रुपये पर यूनिट बोल दूँ तो 1 लाख रुपीज़ आ गया। तो पर यूनिट के हिसाब से 1 रुपीज़ आ जाएगा और अगर मैं इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दूंगा तो 1 लाख रुपये आ जाएगा। तो इसलिए आप बोल सकते हैं 149 की कॉस्ट आ गई आपकी एक चेयर की, अगर मैं FG की बात करूँ। तो ये मेरा हो गया कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का कंसेप्ट। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की हमने बात की, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब देखिए जो भी एबनॉर्मल अमाउंट होगा वेस्टेड मटेरियल का, अगर कोई आपका एबनॉर्मल वेस्ट मटेरियल है या एबनॉर्मल लेबर है या कोई अदर प्रोडक्शन कॉस्ट है जो कि एबनॉर्मल है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। सिमिलरली स्टोरेज कॉस्ट नहीं आएगा, बट यहाँ एक्सेप्शन है। स्टोरेज कॉस्ट इज पार्ट ऑफ प्रोसेस प्रोडक्शन लाइक स्टोरेज कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ पिकल एंड वाइन्स। क्या होता है, कई प्रोसेस ऐसे होते हैं कई प्रोडक्ट को बनाने के, जैसे जब पिकल और वाइन आप बनाते हैं तो वहाँ पर जो स्टोरेज कॉस्ट आपकी होती है, जो स्टोरेज करने का खर्चा होता है, वो आपके प्रोसेस का पार्ट होता है। तो जहाँ पर स्टोरेज करना आपके प्रोसेस का पार्ट हो तो वहाँ तो आप इसको जो है
कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड कर सकते हैं, बट जनरली स्टोरेज कॉस्ट होता नहीं है। जैसे मैंने बताया जो चेयर है, चेयर को जब मैं बना लेता हूँ तो मैं उसको अपने वेयर हाउस बोर्ड में, जो वेयर हाउस में या गोडाउन में जो है उसको रख देता हूँ, स्टोर वहाँ पर कर देता हूँ, तो वहाँ पर वो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। बट कई केसेस में पिकल और वाइन जैसे मैंने बताया, इन केसेस में क्या होता है, आपके प्रोडक्शन का पार्ट ही होता है, WIP का पार्ट ही होता है स्टोरेज कॉस्ट, तो वहाँ पे आप इंक्लूड कर लेंगे। तो जनरली इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बट ये एक्सेप्शन आपकी एक हो गई। इसी तरीके से जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, कोई आपने लोन वगैरह लिया होगा उसके ऊपर आपके फाइनेंस चार्जेस हैं, वो यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। अब सिमिलरली व्हेन इन्वेंट्रीज आर बॉट ऑन डेफर्ड सेटलमेंट पीरियड, द फाइनेंसिंग एलिमेंट डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस और नॉर्मल क्रेडिट टर्म, द अमाउंट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस। कई बार क्या होता है दोस्तों, आप क्या कहते हैं, आपने कोई पेमेंट करनी थी 100 रुपीज़ की, आपने अब वो 100 रुपीज़ की जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में की। सपोज आपने 6 महीनों में इसकी पेमेंट करनी थी, तो आपने हर मंथ इसकी कुछ ना कुछ पेमेंट करते जा रहे हैं और उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर रहा है सामने वाला। तो इस तरीके की ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी वो भी आपकी जो है इसका पार्ट नहीं बनेगी कॉस्ट का। तो ये सारे के सारे जो है आपके P&L में सारे के सारे जो है डेबिट हो जाएंगे। ये आपकी इन्वेंट्री के ऊपर कॉस्ट इसकी लोड नहीं होगी। तो जब भी आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लेंगे तो इन कॉस्ट को आप जो है इग्नोर करके चलेंगे। अब मैं देख लेता हूँ NRV क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉस्ट और NRV दोनों आपको कैसे निकालनी है, वो दोनों आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं NRV। सिंपल सी भाषा में मैं बात करूँ तो NRV का सिंपली क्या होता है, आपकी जो भी सेलिंग प्राइस होती है उसको ही आप NRV बोलते हैं। उसमें से सिर्फ आप लेस कर देते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। अब जैसे आपने चेयर बना ली, अब चेयर बनाने के लिए आपको क्या है कि चेयर बनानी है, अब आपको वो सेल करनी है। तो सपोज जो चेयर को सेल करने का प्राइस था वो 100 रुपीज़ था। अब उस 100 रुपीज़ की जो चेयर था उसको सेल करने के लिए आपने कुछ क्या है, कुछ एजेंट्स मार्केट में पकड़े हुए थे, उनको आपने बोला हुआ था अगर आप मेरी चेयर बिकवा देंगे तो मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा। तो ये हो गया एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। मीन्स वो जो कमीशन आपने उसको पे की वो आपकी कॉस्ट हो गई सेल को करने के लिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आपकी सेल हो पाई। तो उसको जो भी आपने कॉस्ट पे की होगी, कमीशन पे होगी, वो लेस हो जाएगी। इसी तरीके से जो आपकी ये आ जाएगी नेट वैल्यू 90 रुपीज़, ये आपकी हो जाएगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये आपकी 100 रुपीज़ आपकी रियलाइजेबल वैल्यू हो गई, इसमें से कॉस्ट लेस आपने कर दी, तो ये NRV हो गई। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर FG, WIP और RM तीनों के केस में NRV आपको कैसे निकालनी है मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपकी सेलिंग प्राइस आप बोल सकते हैं या रियलाइजेबल वैल्यू बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था FG के केस में 100 रुपीज़ हो गई। उसके बाद इसमें से आप लेस कर देंगे सेलिंग एक्सपेंस लाइक सेल्स कमीशन। जो भी आप कमीशन देंगे किसी को, जो सेल आपकी सेल करवा रहा है पर्सन, उसको जो कमीशन देंगे जब वो लेस कर देंगे तो इस सेलिंग प्राइस में से या रियलाइजेबल वैल्यू में से वो सेलिंग एक्सपेंस लेस कर देंगे या कोई भी कॉस्ट लेस कर देंगे जो कि नेसेसरी है उस सेल को कराने के लिए। तो उस केस में फिर आपकी ये जो लास्ट में आएगी ये NRV आ जाएगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। तो FG के केस में तो आपको ऐसे निकालना है। अब WIP के केस में भी देखिए जनरली क्या होता है, WIP जो रखी जाती है वो सेल करने के लिए नहीं रखी जाती है, बट स्टिल इंड AS 2 ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने इसका एक मेथड बता रखा है कि आप WIP के केस में भी NRV कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो FG की सेलिंग प्राइस थी 100 रुपीज़, वही सेम सेलिंग प्राइस यहाँ पर ले लेंगे। इसमें से जो भी आप वो FG सेल करते हैं उसके ऊपर जो सेल करने के लिए आप कॉस्ट इंकर्ड करते हैं तो वो भी आप इसमें से लेस कर देंगे। तो ये 90 रुपीज़ ये आ गया। तो यहाँ तक तो आप बोल सकते हैं जो आपकी NRV थी FG की, तो NRV ऑफ FG ले लेंगे पहले आप। उसमें से फिर आप क्या करेंगे, जो भी आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है कंप्लीशन की, क्योंकि यहाँ पे आपका WIP है, अभी WIP के ऊपर आपको कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी ताकि ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा सके, मीन्स इसको चेयर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। तो वो जो आपका WIP में अभी प्रोडक्ट बना हुआ है उसके ऊपर आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट और कितनी लगनी है ताकि आपका FG प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाए। तो आपको क्या करना है, जो NRV आपकी FG की आई थी उसमें से आप लेस कर दें जो कि आपकी कॉस्ट लगनी है WIP को FG में कन्वर्ट करने के लिए। तो सपोज 30 रुपीज़ लगनी है। तो इस तरीके से जो आपकी WIP की जो NRV है वो आप डेराइव कर लेंगे। RM के केस में NRV का कंसेप्ट होता नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वहाँ पर जो आप वैल्यूएशन करते हैं या तो वो आप कॉस्ट पे करेंगे या फिर कॉस्ट और रिप्लेसमेंट्स कॉस्ट पे करेंगे। तो RM के केस में NRV का कंसेप्ट होता नहीं है। तो देखिए वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इन केस ऑफ RM देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ NRV, इन RM रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज़ यूज फॉर वैल्यूएशन। तो अगर आपका FG जो प्रोडक्ट है वो अगर आपका NRV पे आपने वैल्यूएशन किया है तो उस केस में फिर RM के अंदर भी आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर इसको वैल्यूएशन कर लेंगे। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर फ्यूचर डेट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शुड बी कंसिडर्ड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शुड बी कंसिडर्ड नॉट NRV। कई बार क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सपोज आज ही आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 3 महीने बाद मैं आपको
1 लाख चेयर जो है सेल करूंगा। तो इसका आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और आपने आज ही इसकी प्राइस भी डिसाइड कर ली कि 3 महीने बाद जो मैं प्राइस में सेल आपको करूंगा वो आपको मैं 1000 रुपीज़ की 1 चेयर जो है वो सेल करूंगा। अब 3 महीने बाद सपोज उसकी जो NRV है मीन्स मार्केट में जो वो सेल होती है वो सपोज 1100 में होती है या फिर 900 में होती है। तो उस केस में जो ये NRV आपकी एक्चुअल होगी उस मार्केट में वो आप कंसिडर नहीं करेंगे, वो जो पहले से ही आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस डिसाइड कर लिया है उसको ही आप प्राइस को कंसिडर करके चलेंगे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने के लिए। तो ये दोस्तों NRV का कंसेप्ट भी मैंने आपके साथ जो है क्लियर कर दिया। तो कॉस्ट आपको कैसे निकालनी है, NRV आपको कैसे निकालनी है। अब हम बात कर लेते हैं जॉइंट प्रोडक्ट की और बाय प्रोडक्ट की। तो जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी कॉस्ट कैलकुलेशन आपको कैसे करना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको थोड़ा ध्यान से इसको सुनना पड़ेगा। अब सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। जॉइंट प्रोडक्ट मींस ए प्रोडक्शन प्रोसेस विच में रिजल्ट इन मोर देन वन प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल चीज़ एंड बटर फ्रॉम सिंगल प्रोसेस। कई बार क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो इस तरीके का होता है कि उस प्रोडक्शन प्रोसेस से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो निकल के आते हैं। अगर सपोज करें आपका प्रोडक्शन प्रोसेस एक ऐसा है कि एक ही आपका प्रोडक्ट निकल के आता है, फिर तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर तो आपको पता होगा जो भी कॉस्ट लगी होगी उस एक प्रोडक्ट के ऊपर लगी होगी। बट कई केसेस में ऐसा होता नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अगर मान लो मैं अमूल का ही एग्जांपल ले लूँ तो अमूल जो है चीज़ बनाती है, आइसक्रीम बनाती है, बटर बनाती है। तो अगर जो अमूल का प्रोडक्शन प्रोसेस है वो ऐसा है कि वहाँ पर आपका एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस होगा। उस प्रोडक्शन प्रोसेस में सपोज करें ये आपका एक प्रोडक्शन प्रोसेस है। अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस जब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट निकल के आते हैं, एक आपका बटर निकल के आता है और एक आपका चीज़ निकल के आता है। और इस प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर जो टोटल कॉस्ट लगी होगी सपोज करें वो 1000 रुपीज़ लगी होगी। तो अब चैलेंज ये आ जाता है कि ये जो 1000 रुपये की कॉस्ट लगी है, अब इसमें कितनी कॉस्ट बटर के ऊपर लगी है और कितनी कॉस्ट जो है चीज़ के ऊपर लगी है। क्योंकि अगर एक सिंगल प्रोसेस होता और सिंगल प्रोडक्ट निकलता फिर तो हम मान लेते कि ये 1000 रुपये जो लगे होंगे वो सारा बटर के ऊपर ही लगा होगा, मीन्स ये जो भी कॉस्ट होगी। या फिर अगर चीज़ बनता तो हम मान लेते ये सारी कॉस्ट चीज़ के ऊपर ही लगी होगी। बट अब ये 1000 जो लगे हैं इससे जो है प्रोडक्शन प्रोसेस से 2 प्रोडक्ट आपके प्रोड्यूस हुए हैं। तो इन दोनों के ऊपर ही आपको ये तो 1000 रुपीज़ की कॉस्ट है वो उसको एलोकेशन करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करना है। और ये जो बटर और चीज़ हैं ये आपके जो है जॉइंट प्रोडक्ट हो गए। मीन्स एक प्रोसेस से अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आपके प्रोड्यूस हो गए तो उसको बोला जाता है आपका जॉइंट प्रोडक्ट। अब देखिए मैंने सबसे पहले आपको यहाँ बताया है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट और जॉइंट प्रोडक्ट। अब इसकी एलोकेशन आपको कैसे करनी है। ये जो 1000 रुपीज़ की कॉस्ट आई थी, ये 1000 रुपीज़ की कॉस्ट बटर और चीज़ दोनों को बनाने के लिए आई थी। तो अब ये 1000 रुपीज़ की कॉस्ट का एलोकेशन कैसे किया जाए। तो इसका जो एलोकेशन किया जाएगा वो किया जाएगा बेस्ड ऑन रिलेटिव सेल्स वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट। जो इन दोनों प्रोडक्ट की रिलेटिव सेल्स वैल्यू होगी उनके ऊपर। जैसे कि एट द स्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस स्प्लिटेड पॉइंट व्हेन द प्रोडक्शन बिकम सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। मीन्स इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये। अब देखिए जब आपने ये प्रोडक्शन प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ तो ये आपका आप बोल सकते हैं स्प्लिट अप पॉइंट था। मीन्स यहाँ से बटर अलग हो गया और चीज़ अलग हो गया। तो ये 2 प्रोडक्ट आपके अलग अलग हो गए। तो अगर आपको लगता है इस स्प्लिट अप पॉइंट के ऊपर ही आप बटर को सेल कर सकते हैं और इस स्प्लिट अप पॉइंट के ऊपर आप चीज़ को सेल कर सकते हैं, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, बटर की इस पॉइंट के ऊपर सेल्स वैल्यू क्या है वो ले लीजिए और चीज़ की इस पॉइंट के ऊपर सेल्स वैल्यू क्या है वो ले लीजिए। दोनों की सेल्स वैल्यू के हिसाब से इसकी सेल वैल्यू निकाल लीजिए और उस रेशियो में आप जो है इसकी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। वो आगे मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा। अगर आप स्प्लिट अप पॉइंट पे इसकी सेल वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद फर्दर इसके ऊपर कुछ काम आपको करना होगा। फिर उसके बाद जो कंप्लीशन के बाद उसकी आपकी सेल्स वैल्यू आएगी आप उसके ऊपर कर दीजिए। तो जनरली क्या होता है, स्प्लिट अप पॉइंट जो होता है उसके ऊपर ही जो भी सेल्स वैल्यू है वो आप जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जनरली इसी के ऊपर इसको जो है आप क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसकी कॉस्ट को। वो एग्जांपल मैंने आपको नीचे बताया, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। जैसे कि अब देखिए ये वाला एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। अब मैंने मान लिया है कि आपका जो कॉस्ट ये लगी थी ये प्रोडक्शन प्रोसेस में वो 5 लाख रुपए की आपकी कॉस्ट लगी थी और आपने जो चीज़ की यूनिट प्रोड्यूस की वो 10,000 की और जो बटर की यूनिट प्रोड्यूस की वो 20,000 की। मीन्स ये जो स्प्लिटअप पॉइंट था, इस स्प्लिटअप पॉइंट पर आके आपने जो बटर और चीज़ किया उसकी जो यूनिट प्रोड्यूस की वो चीज़ की 10,000 करी और बटर की 20,000 करी। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है, जो मैं सेल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये सेल वैल्यू आपको यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करके निकालना है, ना कि सेल कितनी की आपने यूनिट। क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये आपकी कॉस्ट बनाने की कॉस्ट है कि आपको चीज़ बनाने में और बटर बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है। तो इसलिए आपको जो यूनिट भी लेनी पड़ेंगी
वो आपको यूनिट प्रोड्यूस लेनी पड़ेगी, ना कि यूनिट सोल्ड आपने कितनी की, ये ध्यान रखना है आपको। सोल्ड यूनिट नहीं लेनी है, प्रोड्यूस यूनिट लेनी है। उसके बाद आपने स्प्लिट अप पॉइंट पर आके ये आइडेंटिफाई किया कि जो आपका चीज़ बिक जाएगा वो 15 रुपये का एक चीज़ बिकेगा। इसी तरीके से जो बटर की प्राइस आपने ली, आपने बोला कि जो बटर आपका बिकेगा वो एक पीस जो बिकेगा वो 20 रुपीज़ में बिकेगा। तो इस तरीके से जो सेल्स वैल्यू आपने चीज़ की निकाल ली। तो सेल्स वैल्यू चीज़ की निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि आपको यूनिट प्रोड्यूस लेनी है, ना कि यूनिट सेल लेनी है। तो 10,000 आपने यूनिट जो है प्रोड्यूस की चीज़ की, तो 15 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी ये सेल्स वैल्यू आ गई, ये आपकी सेल्स वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपने बटर की सेल वैल्यू निकाल लीजिए। तो बटर की सेल वैल्यू के लिए आपने जो बटर की यूनिट प्रोड्यूस करी वो 20,000 करी, और बटर की जो सेल वैल्यू थी पर यूनिट की वो 20 रुपीज़ थी। तो इस तरीके से बटर की आपने सेल वैल्यू निकाल ली 4 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से आपकी बटर और चीज़ की सेल वैल्यू आपके पास आ गई। तो सेल वैल्यू चीज़ की 150 हो गई, बटर की 4 लाख रुपीज़ हो गई, तो 5,50,000 की आपकी सेल वैल्यू आ गई। अब आपकी जो कॉस्ट थी, देखिए आपकी जो कॉस्ट लगी थी वो कितनी लगी थी, जो आपकी ये प्रोसेस की कॉस्ट थी वो 5 लाख रुपीज़ लगी थी। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो 5 लाख रुपीज़ की कॉस्ट है वो 1,50,000 और 4 लाख 5 इन दोनों ही रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी क्या है, चीज़ की जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 1,36,000, और जो बटर की कॉस्ट आ गई वो आ गई 3,60,636। इस तरीके से आपकी जो टोटल कॉस्ट थी 5 लाख रुपीज़ की, जो कि कॉमन कॉस्ट थी, जिसमें हम ये पता नहीं लगा पा रहे थे इस 5 लाख रुपीज़ में कि चीज़ बनाने में कितनी कॉस्ट लगी और बटर बनाने में कॉस्ट कितनी लगी। उसका तरीका जो है इंड AS 2 ने बता दिया कि आप इसकी सेल वैल्यू निकाल लीजिए, और जो सेल वैल्यू भी आपको निकालनी है, यूनिट प्रोड्यूस आपने कितनी की उसके हिसाब से निकालनी है। तो इस तरीके से आप कॉस्ट निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने एक चीज़ और बता दी आपको, रिड्यूस NRV ऑफ स्क्रैप ऑफ चीज़ बटर इफ एनी। इसमें से मैंने एक चीज़ और आपको यहाँ बता दी है। सपोज करें 5 लाख रुपए की आपकी ये जो कॉस्टिंग आई थी चीज़ और बटर बनाने की, अगर इसमें से कुछ आपका स्क्रैप होता है तो स्क्रैप की NRV को भी आप लेस कर दीजिए। सपोज आपने बटर बनाया, चीज़ बनाया, उसमें से 5 लाख रुपये का आपने बनाया, और उसमें से सपोज करें 2,000 रुपीज़ का कुछ आपका स्क्रैप वैल्यू भी होगी, तो वो स्क्रैप वैल्यू निकाल के 4,98,000 को ही आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इस रेशियो में। तो ये मैंने यहाँ पर बताने की आपको कोशिश की है। तो ये तो बात हो गई जॉइंट प्रोडक्ट की। अब हम बात कर लेते हैं बाय प्रोडक्ट की। अब आपको बाय प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए बाय प्रोडक्ट होता क्या है। तो बाय प्रोडक्ट मीन्स ए प्रोडक्ट विच जनरेट विद द मेन प्रोडक्ट। मीन्स आपने जो मेन प्रोडक्ट बनाया था, जो आपने चीज़ बनाया था और जो बटर बनाया था, चीज़ और बटर बनाते हुए एक प्रोडक्ट और आपका जो है बन गया, प्रोड्यूस हो गया मेन प्रोडक्ट की वजह से। मीन्स बाय प्रोडक्ट तभी होगा जब आपका मेन प्रोडक्ट होगा। अगर चीज़ और बटर ना होते तो आपका फिर उस केस में ये बाय प्रोडक्ट भी नहीं होता। तो आप एग्जांपल इसके लिए ले सकते हैं छाछ। जैसे कि जब चीज़ बना, बटर बना, तो छाछ भी बन गई। या आप बोल सकते हैं जब आप शुगर बनाते हैं तो मोलेसेस बन जाता है। तो शुगर आपका जो है आपका मेन प्रोडक्ट है, जॉइंट प्रोडक्ट है। अगर शुगर नहीं होगी तो मोलेसेस भी नहीं होगा। इसी तरीके से चीज़ और बटर नहीं होंगे तो छाछ भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि मेन प्रोडक्ट के साथ जो है प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो आपका बाय प्रोडक्ट बनता है, इस बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट का भी आपको एलोकेशन करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें भी 2 केस हो सकते हैं। तो केस 1 में इफ़ बाय प्रोडक्ट इज मटेरियल, तो इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जो आपका बाय प्रोडक्ट बना है वो मटेरियल है या फिर इमटेरियल है। मीन्स उसकी कुछ वैल्यू रखती है या वैल्यू नहीं है। तो अगर आपका जो बाय प्रोडक्ट बना है वो मटेरियल है, मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसकी एक अच्छी मार्केट वैल्यू है, तो उस केस में तो आप इसको जॉइंट प्रोडक्ट मान लेंगे। वहीं अगर आपको लगता है ये जो बाय प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस हुआ है ये मटेरियल नहीं है, इमटेरियल है, तो उस केस में फिर आपको क्या करना है, इट शुड बी मेजर्ड एट NRV एंड डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। तो अब आप उसकी NRV निकाल लेंगे बाय प्रोडक्ट की, और जो मेन प्रोडक्ट आपने बनाया था उसकी कॉस्ट से इसको डिडक्ट कर देंगे। तो देखिए दोनों ही एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। तो पहले केस 1 में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां से आपको क्लियर कर देता हूं। तो देखिए मैंने बताया कि आपका जो बाय प्रोडक्ट था वो मटेरियल था फर्स्ट केस में, तो इस केस में आप इसको जॉइंट प्रोडक्ट मान लेंगे। तो जॉइंट प्रोडक्ट मानने का मतलब ये है, पहले ही आपके पास एक चीज़ था जॉइंट प्रोडक्ट जिसकी सेल वैल्यू थी 1.50 लाख, बटर आपके पास मेन प्रोडक्ट था, पिछली जो स्लाइड में मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से जो छाछ आपका बना है उसका भी मैं मान लेता हूँ कि आपने उसकी कुछ यूनिट प्रोड्यूस की होंगी। सपोज करें आपने उसकी 5,000 यूनिट प्रोड्यूस की होंगी छाछ की, और 10 रुपीज़ की एक यूनिट अगर आपकी उसकी बिकती होगी, तो ये यूनिट प्रोड्यूस आपको यहाँ पर भी ले लेना है। तो 10 रुपीज़ आ गया। तो इस तरीके से अब आपकी जो सेल वैल्यू हो गई वो 6 लाख रुपीज़ हो गई, और आप इस जो 5 लाख की आपकी कॉस्टिंग थी, जो आपकी वो प्रोसेस की कॉस्ट थी 5 लाख पिछले एग्जाम्पल में, अब आप उसको तीनों ही प्रोडक्ट के अंदर इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आपका हो जाता है सेल्स रेशियो में एलोकेट कर दिया आपने तीनों ही प्रोडक्ट की
सेल वैल्यू के रेशियो में इनको कॉस्ट को एलोकेट कर दिया, क्योंकि आपने यहाँ पर जो था वो जो बाय प्रोडक्ट था उसको भी जॉइंट प्रोडक्ट मान लिया था। तो जॉइंट प्रोडक्ट माना तो फिर जैसे जॉइंट प्रोडक्ट की हम कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही आपको इसकी भी करनी है। बट अगर आपका जो जॉइंट प्रोडक्ट है वो इमैटेरियल है, अगर इमैटेरियल है तो आपको इसमें एनआरवी ले लेनी है। चीज़ छाछ की कितनी है, तो छाछ की एनआरवी सपोज करें 5000 रुपीज़ है, और आप उसको इस एनआरवी को डिडक्ट करना है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। जो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट थी चीज़ की और बटर की वो कितनी थी 5 लाख रुपीज़। तो इस 5 लाख रुपए में से आप जो छाछ की एनआरवी है वो लेस कर देंगे। इस तरीके से जो चीज़ और बटर है 4,95,000। अब इस केस में आपने जो ये कॉस्ट एलोकेट की थी यहाँ पर 5 लाख, अब यहाँ पर आप इसको जो है 5 लाख कंसिडर नहीं करेंगे, इसको आप कंसिडर कर लेंगे 4,95,000 और 4,95,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको जो है एलोकेशन करना है जॉइंट प्रोडक्ट और कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट का। अब देखिए दोस्तों, अब आ जाता है कॉस्ट फार्मूला। कॉस्ट फार्मूला का मतलब होता है मेथड ऑफ मेजरमेंट, मीन्स जो आपने मेज़र किया था अपनी इन्वेंट्री को बैलेंस शीट के अंदर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ लोअर पे किया था। अब इसका कॉस्ट फार्मूला आप क्या रखेंगे, इसका मेथड क्या रखेंगे, तो इसमें भी बहुत दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर हो जाते हैं। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो आपकी इन्वेंट्री है वो ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल है या फिर आपकी इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल है। ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल का मतलब होता है कि आपकी इन्वेंट्री वो मिक्सअप है एंड डोंट नो विच इन्वेंट्री इज सोल्ड फर्स्ट और लास्ट वन। मीन्स जहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम तरीके का प्रोडक्ट है और आपके लिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो आपने कौन सी तारीख को जो प्रोडक्ट बनाया था वो सेल किया या बाद की तारीख वाला प्रोडक्ट जो है वो सेल किया। वो एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल मीन्स जहाँ पर आपकी इन्वेंट्री मिक्सअप नहीं होती है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन्वेंट्री को देखकर कि ये इस इन्वेंट्री से डिफरेंट है। तो ऐसी केस में तो आपको क्या है, मेथड यूज़ करना है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज़ करना है और स्पेसिफिक कॉस्ट इज एलोकेटेड टू आइडेंटिफाई इन्वेंट्री। अब इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। सपोज करें आपके गोडाउन में इन्वेंट्री पड़ी है, आपके पास एक चेयर पड़ी है, एक टेबल पड़ी है, एक बेड पड़ा है, तो ये 3 तरीके की इन्वेंट्री पड़ी है। तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक आइडेंटिफाई इन्वेंट्री है। यहाँ पर जो चेयर है, अब आप देखते ही बता देंगे कि ये चेयर है, ये टेबल है, ये बेड है, क्योंकि अगर सारी ही चेयर पड़ी होती तो आपको देखकर ये कन्फ्यूज़न होती कि इसमें से कौन सी चेयर है जो मैंने किस तारीख में बनाई है, क्योंकि वहाँ पर इन्वेंट्री आपकी मिक्सअप हो जाती और आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी चेयर जो है दूसरी चेयर से डिफरेंट है अगर आपकी सारी चेयर सेम तरीके की है। बट क्योंकि आपके गोडाउन में चेयर पड़ी है, टेबल पड़ी है, बेड पड़ी है, तो आप जाएंगे और बड़े ही इजी तरीके से बता देंगे कि ये चेयर है, ये टेबल है और बेड है। तो इस तरीके से जो चेयर की कॉस्ट थी वो चेयर की कॉस्ट मान लेंगे, जो टेबल की कॉस्ट थी वो टेबल की कॉस्ट मान लेंगे 120, और जो बेड की कॉस्ट थी 150 वो 150 बेड की मान लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे और वो आपकी इन्वेंट्री हो जाएगी। तो जो स्पेसिफिक कॉस्ट है उस इन्वेंट्री की वही कॉस्ट आपकी मान ली जाएगी। ये तो तब होता है कि जब आपकी इन्वेंट्री मिक्सअप नहीं होती है, आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बट जहाँ पर आपकी इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल होती है, मींस मिक्सअप होती है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आती है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करें आप चेयर बनाते हैं और आपकी सारी चेयर जो हैं सेम तरीके की हैं। तो आपने 1 तारीख को चेयर बनाई, 2 को बनाई, 3 को बनाई, 4 को बनाई, 5 को बनाई, तो आपने चेयर बनाई। तो यहाँ पर जो आपने 1 तारीख को चेयर बनाई, सपोज एक चेयर बनाई, उसकी कॉस्ट थी आपकी 10 रुपये। फिर जो 2 को बनाई उसकी कॉस्ट थी 10.5 रुपये। फिर जो 3 को बनाई उसकी कॉस्ट थी सपोज अगेन 10 रुपीज़ उसकी कॉस्ट थी। अब यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पर भी 10 रुपीज़ कॉस्ट थी। उसके बाद यहाँ पे सपोज आपकी कॉस्ट 9 रुपीज़ थी, यहाँ पे आपकी कॉस्ट सपोज 11 रुपीज़ थी। तो इस तरीके से आपकी डिफरेंट डेट में डिफरेंट कॉस्ट थी, क्योंकि रॉ मटेरियल आप जो मार्केट से परचेज कर रहे होंगे उसकी प्राइस में कुछ अप डाउन रहता होगा। ये बहुत ही स्मॉल लेवल पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये नॉर्मली पर डे के हिसाब से नहीं होता। आप मान के चले महीने में 15 दिन में ऐसा होता होगा। बट कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ आपकी डेली भी प्राइस फ्लक्चुएट कर जाती हैं रॉ मटेरियल की। तो अब सपोज करें अब आपने क्या किया, 6 तारीख को आके आपने कोई चेयर सेल करनी थी। अब इसमें से सपोज आपने 1 तारीख को एक चेयर बनाई, 2 को भी एक बनाई, 3 को भी एक, आपके पास टोटल 5 दिन में आपके पास 5 चेयर का स्टॉक था। अब 6 तारीख को आपने क्या किया, 2 चेयर सेल कर दी। तो अब आप जब 2 चेयर सेल कर रहे हैं और आपकी जो सारी चेयर हैं वो सेम टू सेम हैं, तो यहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि अब आपने जो दो चेयर सेल की हैं, ये चेयर मैंने जो 1 तारीख को चेयर बनाई थी वो सेल की है, या जो 2 तारीख को चेयर बनाई थी वो सेल की है, 3 तारीख वाली सेल की है, 4 वाली सेल की है, या 5 तारीख वाली सेल की है। तो क्योंकि आपकी इन्वेंट्री सेम है
ऑर्डरली इंटरचेंजेबल है, आप उसको देखकर नहीं बता सकते हैं कि किस तारीख की बनाई हुई इन्वेंट्री मैं सेल कर रहा हूं, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डरली इंटरचेंजेबल। जैसे कि 6 तारीख को आपने 2 चेयर जब सेल की, तो यहाँ पर बताना ये बहुत मुश्किल है कि ये जो चेयर है कौन सी तारीख को जो चेयर आपने बनाई थी वो सेल की है। तो इसीलिए इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल के केस में क्या होता है, 2 मेथड आपको बताए गए हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और एक नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ये मेथड आपका तब यूज़ होता है जब आपको कॉस्ट नहीं मालूम होती है। तो जब कॉस्ट नहीं मालूम होती है तो नॉन हिस्टोरिकल मेथड होता है, बट जब कॉस्ट मालूम होती है तो उस केस में फिर ये मेथड आ जाता है और ये वाला मेथड आ जाता है, ये 2 मेथड आ जाते हैं। तो ऑर्डनरी इंटरचेंजेबल के केस में 2 आपके केस हो सकते हैं। पहला होगा आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट जहाँ पे कॉस्ट मालूम होगी, या नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट जहाँ पे आपको कॉस्ट मालूम नहीं होगी। अगर आपको कॉस्ट मालूम है तो आप फीफो या वेट एंड एवरेज मेथड, कोई भी एक मेथड जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, आपको अगर सपोज करें फीफो मेथड यूज़ करना है, तो अब आप इस केस में क्या करेंगे, आप बोलेंगे फीफो मेथड मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब जो 2 चेयर आपने सेल की हैं, आप ये मान के चलेंगे ये जो चेयर सेल की होगी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स जो 1 तारीख को चेयर बनाई होगी मैंने वो सेल कर दी होगी, जो 2 तारीख को चेयर बनाई होगी वो चेयर मैंने सेल कर दी होगी। तो अभी जो 5 चेयर थी उसमें से जो 2 चेयर सेल हुई होंगी वो 1 तारीख और 2 तारीख की चेयर जो है वो सेल हुई होंगी। अब जो मेरे पास स्टॉक बचा होगा 3 चेयर का, वो ये वाला स्टॉक बचा होगा। तो 3 तारीख को 10 रुपये की वैल्यू थी, कॉस्ट थी, 4 तारीख को 9 रुपये की और 5 तारीख को 11 रुपये की। तो इस तरीके से 19 और 11 30 रुपये की आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट हो जाएगी चेयर की फीफो मेथड के अकॉर्डिंग। वहीं अगर आपका वेट एंड एवरेज मेथड होता है तो वेट एंड एवरेज में आपको इंडिविजुअली ऐसे नहीं देखना होता है फर्स्ट डे फन है, आप सिंपली एक वेट एंड एवरेज जो आपकी कॉस्ट है, सपोज यहाँ मैं वेट एंड एवरेज मानूँ सभी की 10.5 रुपये, 10 रुपये, 9 रुपये, 11 रुपये, आपकी ऑन एन एवरेज 10 रुपये की कॉस्ट निकल के आती है। तो इस कॉस्ट के ऊपर आप जो है इन्वेंट्री को जो है आप बैलेंस शीट में दिखा देंगे, इस मेथड से जो है वैल्यूएशन कर देंगे इन्वेंट्री का। अब नॉन हिस्टोरिकल मेथड, अब कुछ आपके सेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर आप कॉस्ट जो है एक्यूरेटली आप डिफाइन नहीं कर पाते होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था एनएस, जो आपका एक एग्जांपल मैंने दिया था कि जहां पर आप एनआरवी के ऊपर ही कॉस्ट को अपनी इन्वेंट्री को जो है लोड करते हैं। जैसे वो मैंने आपको प्रोड्यूस एट द आफ्टर हार्वेस्ट वाला एग्जांपल दिया था, जहां मैंने आपको वो सेब के बाग वाला एग्जांपल दिया था। आपका सेब का बाग है, अगर उसके बाद आपकी कॉस्ट कुछ आ रही है तो उसके बाद जो आपकी एनआरवी होगी, एनआरवी के ऊपर ही आपकी कॉस्ट जो है हमेशा आपको रिफ्लेक्ट करनी है, क्योंकि हो सकता है कि उन केसेस में जो है कॉस्ट एक्यूरेटली डराइव नहीं कर पाते होंगे ऐसे सेक्टर्स। तो इसलिए ऐसे केसेस में आप जो है नॉन हिस्टोरिकल मेथड ले सकते हैं। वहाँ पर तो आपको एनआरवी के ऊपर ही करना था, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पर आप कॉस्ट एक्यूरेटली नहीं डिफाइन कर पाएँ तो वहाँ पर आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर आप 2 मेथड ले सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड ले सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है इट टेक इनटू अकाउंट नॉर्मल लेवल ऑफ मटेरियल सप्लाई, लेबर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। मतलब जो आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है, नॉर्मल जो लेबर लगती है, नॉर्मल मटेरियल लगता है, उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लीजिए और उस स्टैंडर्ड कॉस्ट बेसिस पे ही आप जो है अपने जो भी आपका एफजी प्रोडक्ट है या आपका जो भी इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट जो है आप मान लीजिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, रिटेल मेथड ले सकते हैं। अब देखिए कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आप उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बट ये तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि आप उसको मार्केट में सेल कितने का करेंगे, तो आप क्या करिए अपनी सेल प्राइस रख लीजिए। और ये भी आपको ज़रूर मालूम होगा कि आपको उसमें मार्जिन कितने का रखना है, तो आप क्या करिए उसकी सेलिंग प्राइस ले लीजिए और उसमें से जितना आपको मार्जिन रखना है, सपोज 20 रुपये आपको मार्जिन रखना है, तो जो सेलिंग प्राइस है उसमें से मार्जिन लेस कर लीजिए और जो बैलेंस 80 रुपीज़ होगा इसके ऊपर आप अपनी इन्वेंट्री को जो है वैल्यू कर दें 80 रुपीज़ पर। तो इस तरीके से आपको नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और रिटेल मेथड 2 मेथड जो है वो ले लेने हैं। तो मैंने दोनों ही मेथड आपको बता दिए कॉस्ट फॉर्मूला में, जहाँ पर इन्वेंट्री आपकी ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल हो और जहाँ पे इन्वेंट्री आपकी नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल हो। तो इस तरीके से आपको जो है मेथड यूज़ करने हैं अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए या फिर मेज़र करने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राइटिंग डाउन ऑफ इन्वेंट्री एंड रिवर्सल ऑफ राइटिंग डाउन। अब देखिए राइटिंग डाउन ऑफ इन्वेंट्री जो है वो कब बोला जाता है और रिवर्सल ऑफ राइटिंग डाउन का क्या मतलब है। तो देखिए राइटिंग डाउन ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या है। सपोज आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट थी 100 रुपये, विच इज़ मोर देन द एनआरवी 90 रुपीज़, मीन्स जहाँ पर आपकी कॉस्ट आपकी सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर आपको अपनी इन्वेंट्रीज को रिटर्न डाउन करना पड़ेगा। तो नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है। अगर आपकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है तो ऑब्वियस ही बात, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आप अपना प्रोडक्ट हमेशा कॉस्ट से ज़्यादा में ही बेचेंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप मार्जिन कुछ कम कर दें कंपटीशन की वजह से, बट लॉस में तो सेल नहीं करेंगे। बट कई केसेस में क्या होता है कि आपकी जो एनआरवी है वो आपकी कॉस्ट से कम हो जाती है। उसका रीज़न अब कुछ भी हो सकता है।
आपकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया मार्केट में, या आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से आउट हो गया, कोविड आ गया, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई, तो जिस केसेस में आप अपनी एनआरवी को अपनी कॉस्ट से नीचे ले जाते हैं, तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं, या आपका इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ इन्वेंट्री बोल सकते हैं। जैसे इंड AS 36 जो है इम्पेयरमेंट लॉस से डील करता है फिक्स्ड एसेट के, इसी तरीके से आप इसको भी बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि आपकी इन्वेंट्री का इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। तो इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, जब एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा हो जाए। इंड AS 36 में इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से डील करता है जब आपकी एसेट जो कैरिंग अमाउंट है बैलेंस शीट के अंदर वो उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा हो जाए। जैसे यहाँ पर भी हुआ कि जो आपकी कॉस्ट थी वो आपकी एनआरवी से ज़्यादा हो गई, तो इसको हम बोलते हैं रिटर्न डाउन ऑफ इन्वेंट्री। तो अब देखिए, जब राइटिंग डाउन करनी पड़ेगी इन्वेंट्री आपको एनआरवी के ऊपर, तो आपको क्या एंट्री बुक्स में करनी है। तो देखिए, जब आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपकी कॉस्ट से कम हो जाए देन इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट एनआरवी, तो उस केस में आपको एनआरवी पे मेजर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। सपोज यहाँ पे कॉस्ट 100 थी और एनआरवी 90 थी, तो जो भी इसमें से लेस होता है उसके ऊपर आपको इन्वेंट्री आपकी कैरी करनी पड़ती है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेंट्री 100 रुपये की दिख रही होगी, अब उसको काट के आपको 90 रुपीज़ की दिखाना पड़ेगा। एंड वही यहाँ पर बताया है, और जो डिफरेंस होगा कॉस्ट का और एनआरवी का वो आपका एक्सपेंस या लॉस के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 100 रुपये की इन्वेंट्री थी, अब उसको आपको डिडक्ट करके 90 रुपीज़ पे बैलेंस शीट में दिखाना है, तो ये 10 रुपये का आपको लॉस हो गया। तो अब आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको इन्वेंट्री कम करनी है। तो यहाँ पर अगर आपकी जो इन्वेंट्री की वैल्यू है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, स्मॉल है, फिर तो आप ये एंट्री कर दीजिए, कॉस्ट को डेबिट कर दीजिए और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दीजिए। तो क्योंकि आपकी इन्वेंट्री अभी 100 रुपये पे बैलेंस शीट में दिख रही होगी, तो उस केस में जब आप इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे तो बैलेंस शीट में आपकी इन्वेंट्री 90s पे आ जाएगी और खर्चा आपका बुक हो जाएगा। बट अगर आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू सिग्निफिकेंट हाई है, अच्छी खासी वैल्यू है, तो उस केस में इन्वेंट्री रिटर्न डाउन का एक GL खोल लीजिए आप, जिसको आप डेबिट कर देंगे और इन्वेंट्री FG को जो है आप क्रेडिट कर देंगे। तो ये एक छोटी सी एंट्री आपकी बुक्स में हो जाएगी, जहाँ पे आपको राइटिंग डाउन करना पड़ेगा इन्वेंट्री को, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी एनआरवी से ज़्यादा है। अब कई बार क्या होता है, रिवर्सल ऑफ राइटिंग डाउन, जो आपने यहाँ पर राइटिंग डाउन किया था 10 रुपये से अपनी वैल्यू कम की थी इन्वेंट्री की, अब इसको रिवर्सल आप कब करेंगे। तो देखिए, रिवर्सल ऑफ रिटर्न डाउन इज परमिटेड मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस प्रीवियसली बुक्ड। मतलब आप जब रिवर्सल करेंगे इस रिटर्न डाउन का, तो ये रिटर्न डाउन का रिवर्सल जो आपने पहले लॉस बुक किया था 10 रुपये का, इससे ज़्यादा पे आप जो है नहीं कर सकते हैं। और ये भी कब कर सकते हैं, इसके अंदर भी कंडीशन बताई है इंड AS 2 के द्वारा, ओनली व्हेन सर्कमस्टांसेस ऑफ रिटर्न डाउन बिलो कॉस्ट नो लॉन्गर एग्जिस्ट और वेयर देयर इज क्लियर एविडेंस ऑफ इंक्रीज इन एनआरवी। अब देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरीके के हैं कि जो रिटर्न डाउन होगी बिलो कॉस्ट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कि आपकी जो ये एनआरवी थी वो कॉस्ट से कम आ गई थी, अब आगे आने वाले टाइम में ये एनआरवी आपकी कॉस्ट से ऊपर चली जाएगी। और जहाँ पर क्लियर एविडेंस है कि आपकी एनआरवी जो है वो बढ़ने वाली है, मीन्स जो आपकी एनआरवी है ये कॉस्ट से बढ़कर 101, 102, 110 जो भी है, मीन्स 100 रुपीज़ से ऊपर चली जाएगी। कुछ इस तरीके की आपकी इंडिकेशन आपको नज़र आने चाहिए। उस कंडीशन के अंदर आपने जो रिटर्न डाउन किया था इन्वेंट्री को, आप उसको रिवर्सल कर सकते हैं। और रिवर्सल भी आपको ध्यान रखना है, जो भी कॉस्ट और एनआरवी का गैप था, जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस बुक किया था, उससे ज़्यादा का जो है आपको परमिट नहीं करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि आप जो है उससे ज़्यादा का जो है वो बुक करें। मैक्सिमम आप 10 रुपये तक का रिवर्सल जो है वो कर सकते हैं। तो ये बात हो गई राइटिंग डाउन ऑफ इन्वेंट्री एंड रिवर्सल की। अब हम बात कर लेते हैं डी रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेंट्री की। तो देखिए, आपको अपनी बुक्स में डी रिकॉग्निशन इन्वेंट्री का कब करना है। तो दो सिचुएशन में आप डी रिकॉग्निशन कर सकते हैं इन्वेंट्री का। पहली सिचुएशन तो जब आप इन्वेंट्री को सेल कर देंगे, या फिर आप इन्वेंट्री को सेल ना करके उसको यूज़ कर लें कंस्ट्रक्शन ऑफ PPE। PPE का मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मीन्स फिक्स्ड एसेट आपकी हो गई। सपोज आप मैन्युफैक्चरर हैं किसी चीज़ के, चेयर के ही मैन्युफैक्चरर हैं, आपने चेयर ना सेल करके आपने कोई बहुत बड़ा ऑफिस बनाया, अपने खुद के ऑफिस के अंदर ही वो अपनी ही चेयर जो है वो लगा दी, तो आपने वहाँ पे चेयर सेल नहीं की बल्कि उसको एक फिक्स्ड एसेट मान के चल लिए। तो दोनों ही तरीके से ट्रीटमेंट कैसे रहने वाला है। तो देखिए, अगर आप इन्वेंट्री को सेल कर देते हैं तो जो कैरिंग अमाउंट होगी इन्वेंट्री की वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी एक्सपेंस के रूप में इन P&L इन द पीरियड इन विच सेल इज रिकॉग्नाइज्ड। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले तो जब आप इन्वेंट्री को सेल करते हैं, तो यहाँ मैंने आपका मान लिया, सपोज करें इन्वेंट्री आपकी बैलेंस शीट में 100 रुपीज़ की आ रही थी, आपने उस इन्वेंट्री को 120 रुपये में सेल कर दिया। मीन्स आपका एक प्रोडक्ट था जिसकी कॉस्टिंग 100 रुपये थी, तो आपने उसको वैल्यू कर दिया 100 रुपये पे,
और सेल किया आपने 120 रुपये पे। तो सबसे पहले तो जब भी आप इन्वेंट्री को सेल करते हैं, सबसे पहले एंट्री आपकी क्या बननी चाहिए कि आपको अपनी बुक से इन्वेंट्री को आउट करना है। तो उसके लिए आप क्या एंट्री करेंगे, तो आपकी इन्वेंट्री जो थी वो 100 रुपये की थी, तो आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे 100 रुपीज़ से और कॉग्स एफजी को डेबिट कर लेंगे 100 रुपीज़ से। तो पहली एंट्री तो आपकी ये बन गई, आपकी बुक से इन्वेंट्री आउट हो गई और आपकी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट थी वो आपकी एज एन एक्सपेंस बुक हो गई। वही मैंने यहाँ पे लिया है कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, मीन्स कैरिंग अमाउंट क्या है, 100 रुपीज़ है इन्वेंट्री की, वो आपकी रिकॉग्नाइज हो गई एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। मीन्स एक्सपेंस मीन्स वो आपकी कॉग्स के रूप में आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आ गई जिस पीरियड में आपने सेल किया, और इन्वेंट्री आपकी आउट हो गई। अब दूसरी एंट्री आप क्या करेंगे, तो देखिए पहली एंट्री में तो आपने क्या कर लिया, एक्सपेंस बुक कर लिया और इन्वेंट्री को अपनी बुक से आउट कर दिया। सेकंड एंट्री क्या करेंगे, अगर आपने उधार में सेल किया होगा तो राम शाम को डेबिट कर देंगे, या फिर आपका कैश एंड कैरी का बिजनेस है तो बैंक को डेबिट कर देंगे 120 रुपये से, और जो सेल है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये 2 एंट्री आपकी बुक्स में हो जाएंगी जब आप इन्वेंट्री को सेल करेंगे। अब सपोज आपने इन्वेंट्री को सेल नहीं किया, आपने उसको अपनी कंपनी के अंदर ही फिक्स एसेट रख ली, तो उस केस में फिर क्या होगा, जो कैरिंग कॉस्ट होगी इन्वेंट्री की, कैरिंग कॉस्ट क्या थी इन्वेंट्री की, ये 100 रुपीज़ इज एलोकेटेड टू पीपी, उसको एलोकेट कर दिया जाएगा पीपी। पीपी का मतलब है यहाँ पर फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट में एलोकेट कर लिया जाएगा एंड विल बी रिकॉग्नाइज्ड एन एक्सपेंस। और ये जो आपकी फिक्स्ड एसेट थी 100 रुपीज़ की, उसको आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस के रूप में ओवर द पीपीई यूजफुल लाइफ। तो सिंपल सी मतलब है दोस्तों, ये कहना चाह रहा है आप उसको जो है डेप्रिसिएशन बुक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्योंकि जो आपकी इन्वेंट्री थी आपने उसको एलोकेट कर दिया पीपी के ऊपर, तो आपकी जो फिक्स्ड एसेट है वो आपकी बढ़ गई 100 रुपये से, क्योंकि आपकी चेयर ऐड हो गई फिक्स एसेट के अंदर, तो 100 रुपये से फिक्स एसेट बढ़ गई। और जो इन्वेंट्री एफजी थी वो आउट हो गई, तो इन्वेंट्री 0 हो गई। मीन्स बैलेंस शीट की एसेट साइड में ही इन्वेंट्री आपकी 100 रुपये से कम हो गई और जो फिक्स्ड एसेट है वो आपकी 100 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गई। फर्दर अब ये जो फिक्स्ड एसेट आपकी बुक में हो गई, अब आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। तो P&L के अंदर आप सपोज करें 5 ईयर की यूजफुल लाइफ है, तो इस 100 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आप क्या है हर ईयर 20 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। तो हर अगले 5 सालों में आपको डेप्रिसिएशन बुक करना है 20 रुपीज़ से, और जो पीपी ही है मीन्स आपकी जो चेयर है फिक्स्ड एसेट है उसको 20 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी ये एसेट हो जाएगी, सॉरी ये एंट्री हो जाएगी अगर आप इन्वेंट्री को पीपीई कंसिडर करके चलते हैं। और फाइनली दोस्तों हम बात कर लेते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के अंदर। तो जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोजर देना होता है। वो डिस्क्लोजर क्या है, सबसे पहले तो आपको बताना है कि आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ की है इन्वेंट्री के मेजरमेंट के लिए, एवैल्यूएशन के लिए। तो कॉस्ट और एनआरवी आपको बताना पड़ेगा, और रॉ मटेरियल के केस में एनआर कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स टू अकाउंट्स में देनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ आपको मेथड भी बताना पड़ेगा या कॉस्ट फॉर्मूला भी बताना पड़ेगा कि आपने जो इन्वेंट्री को वैल्यूएशन किया है वो लीफो पे किया है, फीफो पे किया है, या डब्ल्यू वो वेटेड एवरेज कॉस्ट पे किया है। फर्दर आपकी जो कैरिंग अमाउंट होगी इन्वेंट्री की बैलेंस शीट के अंदर, आपको उसका बाइफर्केशन देना पड़ेगा। जैसा कि स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, सपोज अगर आपकी 100 रुपये की इन्वेंट्री बैलेंस शीट के अंदर आ रही है, तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर ये बताना पड़ेगा कि इसके अंदर आरएम जो है वो 70 रुपीज़ का है, या सपोज करें 50 रुपीज़ का है, WIP आपका सपोज 20 रुपीज़ का है, और जो आपका FG होगा, FG आपका जो है वो 30 रुपीज़ का है। तो ये आपका इस तरीके से आपको बाइफर्केशन देना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद आपको इन्वेंट्री अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंस, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपने कहीं पर भी अगर एज एन एक्सपेंस इन्वेंट्री को बुक किया है तो वो आपको अमाउंट जो है रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, वो आपको बतानी पड़ेगी आपको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। इसी तरीके से द अमाउंट ऑफ एनी रिटर्न डाउन ऑफ इन्वेंट्री, ये मैंने आपको बताया है रिटर्न डाउन कब होता है। सपोज अगर आपकी NRV 90 की है और कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो जाती है, तो जब आपकी कॉस्ट आपकी इन्वेंट्री की सेल वैल्यू से ज़्यादा हो तो उस केस में आपको रिटर्न डाउन करना पड़ता है इन्वेंट्री को। तो रिटर्न डाउन के केस में आपने एक्सपेंस क्या बुक किया, तो देखिए यहाँ पर हमने किया था रिटर्न डाउन के केस में 10 रुपये का हमने जो है खर्चा बुक किया था P&L के अंदर कॉस्ट के रूप में। तो ये जो है आपको बताना पड़ेगा क्या आपने एक्सपेंस बुक किया है। एंड आल्सो द रिवर्सल ऑफ रिटर्न डाउन, तो अगर आपने वो रिटर्न डाउन को रिवर्स किया है तो वो भी आपको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर देना पड़ेगा। सर्कमस्टांसिस डेट लेड टू रिवर्सल ऑफ रिटर्न डाउन इन्वेंट्री, तो कौन कौन से सर्कमस्टांसिस ऐसे थे जिसकी वजह से आपको ये लगा कि जो रिटर्न डाउन आपने इन्वेंट्री को किया था वो आप रिवर्स कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको सर्कमस्टांसिस 2 बताए थे रिवर्सल ऑफ रिटर्न डाउन के केस में। अगर आपको लगता है कि आपकी जो रिटर्न डाउन है, जब सर्कमस्टांसिस रिटर्न डाउन बिलो कॉस्ट नो लॉन्गर एग्जिस्ट व्हेन देयर इज क्लियर एविडेंस ऑफ इंक्रीज इन NRV, अगर आपको लगता है कि आपके पास एविडेंस हैं, सबूत हैं कि आपकी NRV जो है अब बढ़ जाएगी, तो आपके पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं, ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं, तो वो सर्कमस्टांसिस आपके जो हैं आपको बताने पड़ेंगे कि जिनकी वजह से आपने NRV को जो है
जिसकी वजह से आपने क्या किया है, रिटर्न डाउन इन्वेंट्रीज का रिवर्सल किया है। और फाइनली आपको कैरिंग अमाउंट बतानी पड़ेगी इन्वेंट्री की, प्लेज एज सिक्योरिटी। क्या आपकी जो इन्वेंट्री आपकी बैलेंस शीट में नज़र आ रही है वहाँ पर आपने उसको प्लेज किया है सिक्योरिटी के फॉर्म में किसी बैंक वगैरह के पास? तो ये सारी ही चीज़ें आपको जो है नोट्स टू अकाउंट्स में देनी पड़ेगी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, बहुत लंबा ये वीडियो हो गया क्योंकि मुझे डिटेल में ही सारी चीज़ें आपको समझानी थी। तो इंड AS2 मैंने कंप्लीट कर लिया है, आपको सारी ही चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। आई होप आपको सारी ही चीज़ों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी, बट स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।